नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और कक्षा 11 का हमारा जो भूगोल है उसके अंदर चैप्टर 5 भौतिक पर्यावरण जो हमारा विषय है उसका चैप्टर 5 जो है वो हमने शुरू कर दिया था कल। और चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ भी चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना कि वन किस प्रकार के हैं और कैसे जो है किस किस क्षेत्र में किस रूप में हमारी सहायता करते हैं, और मिट्टी के अपरदन को कैसे रोकते हैं, बाढ़ को कैसे रोकते हैं, वर्षा में कैसे सहायक होते हैं, वनों के बारे में आदि चर्चाएं हमने की थी। आज का लेक्चर बड़ा ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का, और इस लेक्चर में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम वनों की कैटेगरी को, डिवाइडेशन को समझेंगे। मैंने आपको बताया कि वनों को समझने की दृष्टि से हम कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन भारत में वनों को समझने के लिए जो मुख्य शैली या मुख्य रूप अपनाए गए हैं वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? ऐसे तो हम ढेर सारे बना सकते हैं, लास्ट में दलदली प्रकार भी हो सकता है, मरुस्थली प्रकार भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कांटेदार वन अगर पढ़ते हैं तो साथ में ऑटोमेटिकली कौन से वन समझ में आ जाते हैं? मरुस्थलीय, क्योंकि मरुस्थल और कांटेदार वन एक होते हैं। अभी इस चीज को हम देखने वाले हैं, अभी ये सारी चीज आपके समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। आज हम वनों का डिवाइडेशन पढ़ेंगे। डिवाइडेशन का मतलब ये हुआ कि किस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने ये देखा कि भारत की भौतिक स्थिति और आकार को समझा। वो चैप्टर इसीलिए दिया गया था मेनली कि आप मिट्टी पढ़ो, चाहे आप सूखा का क्षेत्र पढ़ो, चाहे बाढ़ का क्षेत्र पढ़ो, चाहे वनों का क्षेत्र पढ़ो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र पढ़ो, भारत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे देश में, भारत में जो वन है वो किस प्रकार फैले हुए हैं, उसके लिए चैप्टर बहुत ही, ये पूरा लेक्चर और चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वन जो है, प्राकृतिक वन जिनको मानव ने नहीं उगाया है, मानव ने उनका किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया है। हालांकि हमने कल बात की थी कि मानव संरक्षण प्रदान जरूर करता है, मानव सुरक्षा प्रदान जरूर करता है, लेकिन वो फल फूलते अपने आप ही है। मानव उनको जाके पानी नहीं देता है, मानव जाके उनकी जो है और ज्यादा कोई मदद नहीं करता है। मानव जो जनजातीय लोग जो होते हैं, जो प्राकृतिक वनों में, जंगली वनों में, फॉरेस्ट के अंदर रहा करते हैं जनजाति के जो लोग, वो क्या करते हैं, वहां किसी को भी वन को काटने नहीं देते। दोहन जो होता है वनों का, उसको रोकते हैं। आपको पता होगा कि अंग्रेज जब भारत में थे, जब चीड़ के वृक्ष, आज हम पढ़ेंगे, चीड़ के वृक्षों को बहुत काटा था क्योंकि रेल की पटरी बनाने के लिए चीड़ वृक्ष जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। तो चीड़ के वृक्ष जो होते हैं उन्होंने ढेर सारे उस समय जो है काट काट के पूरे वन और जंगल खत्म कर दिए थे, और जो खेती उनके लिए अच्छी होती थी वो खेती करने के लिए जंगलों को काट दिया जाता था। तो जंगल काटना अच्छी बात नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट जो प्राकृतिक वनस्पति है उससे बहुत कुछ फायदा होता है। हमने देखा बाढ़ को रोकती है, हमने देखा कि वर्षा करने में सहायक होती है, मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं प्राकृतिक वन। तो प्राकृतिक वन वह वन होते हैं जो मानव ने नहीं उत्पादित किए हैं या मानव ने जिनका संरक्षण नहीं किया है, प्रकृति से अपने आप डेवलप होकर जो उठ खड़े होते हैं वो प्राकृतिक वन होते हैं। वो कौन से वन होते हैं? प्राकृतिक वन। तो आज वनों को हम 5 प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सदाबहार वन। कौन सा देखेंगे? सदाबहार वन। अब सदाबहार जो वन है इसमें कुछ ऐसे वन होते हैं जो आधे ही सदाबहार होते हैं, इसलिए उनको हम कह देते हैं अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन क्या बोल देते हैं उनको? अर्ध सदाबहार। यानी ऐसे वन जो पूरी तरह से हरे भरे रहते हैं, साल भर, पूरी साल हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां झड़ने का टाइम अलग होता है, पत्तियां उगने का टाइम अलग होता है, वर्षा जो है एनी टाइम यहां होती रहती है। तो कई कैटेगरी के वृक्ष एक जगह पाए जाते हैं, तो एक जल रहा है तो दूसरा फल फूल रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमेशा ही हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए उन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। सबसे पहले आप यही समझ लें कि सदाबहार वन किन्हें कहा जाता है? सदाबहार वन उन वनों को कहा जाता है जो वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। क्या इनमें पतझड़ नहीं आता? इनमें पतझड़ आता है, इनमें पत्ते गिरते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पत्ते गिर गए। जैसे 4
वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको, एक के पत्ते लग रहे हैं, एक के गिर रहे हैं, एक के आधे लग चुके हैं और एक के गिरने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, गांव के अंदर अधिकतर लोग जल्दी सो जाया करते हैं। गांव के अंदर क्या होता है, अधिकतर लोग जल्दी सो जाया करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक ही तरह से माहौल बना हुआ है कि सब लोग एक साथ सो गए, ये माहौल बना। लेकिन शहर के अंदर जाते हैं, एक लॉज के अंदर 10-12 स्टूडेंट रहते हैं, एक स्टूडेंट सुबह पढ़ने लगता है और शाम तक पढ़ता है, या फिर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करने चला जाता है, एक लाइब्रेरी चला जाता है, शाम को वो घर आते हैं। उनमें से एक जना दिन में सो रहा होता है, वो रात को 8 बजे पढ़ना शुरू करेगा और सुबह तक पढ़ेगा, और एक जो था सुबह से पढ़ना शुरू करेगा और शाम तक पढ़ेगा। तो एक रूम के अंदर ढेर सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो अलग अलग समय पे जो है पढ़ते रहते हैं, तो उस लॉज की या उस बिल्डिंग के या उस रूम की लाइट जो है वो जलती रहती है। तो इसी प्रकार से जो ये वन होते हैं ये हमेशा हरे भरे ही दिखते हैं। इसका मतलब क्या पत्ते गिरते नहीं, इसका मतलब क्या स्टूडेंट कोई सोए ही नहीं थे, इसका मतलब क्या लाइट बंद हुई नहीं थी। लेकिन इसका मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जिस प्रकार वो पढ़ने वाले स्टूडेंटों के कारण शहरों के अंदर लाइटें चालू रहा करती है पूरी 24 घंटे ही, और गांव में ऐसा नहीं हो पाता। गांव वाले जो लोग हैं शाम को सो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन शाम को एक परंपरा बनी हुई है कि लाइटें बंद हो जाएगी सब और सब सो जाएंगे, शांति हो जाएगी। तो वो क्या वन होते हैं, वो पर्णपाती होते हैं, यानी पतझड़ वाले वनों का संज्ञा उनको दे सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपके सदाबहार समझ में आ जाए। सदाबहार में पतझड़ तो होता है, जैसे वो बच्चे लाइट तो बंद कर रहे थे लेकिन दूसरा जला लेता था वापस, वैसे ही यहां दूसरे पौधे जो होते हैं वो पत्ते निकाल लेते हैं। इस बात को ऐसे हमें समझना है। सदाबहार वन वे वन होते हैं जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इनमें पतझड़ आता तो है लेकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि दूसरे वाले पत्तों से, दूसरे वाले पेड़ों से फिर पत्ते उग के निकल खड़े होते हैं। अर्ध सदाबहार क्या होता है? अर्ध सदाबहार का मतलब होगा कि वे वन जो इनके बजाय थोड़ा पानी मिल जाए इनको तो ये अपना काम चला लेते हैं। थोड़ा सा पानी, इनके बजाय इनको थोड़ा सा भी पानी मिल जाए ना, ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो थोड़ा कम पानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मरुस्थल वाले शुष्क है, बिल्कुल भी नहीं, ये कांटिले भी नहीं है, ये वही वन है सदाबहार वाली, लेकिन इनको पानी थोड़ा कम चाहिए। इसलिए दो डिवाइडेशन यहां हो गए, एक तो सदाबहार और एक अर्ध सदाबहार। आगे हम दोनों की विशेषताएं देखेंगे, पहले हम अर्ध सदाबहार की विशेषताएं देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा, याद रखें आप स्लाइड आती, और उसके बाद हम विशेषताएं देखेंगे सदाबहार की, ठीक है। दूसरे वन की अगर बात करें तो वो वन आपको दिखाई दे रहे पर्णपाती, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। मैं ये नाम ले रहा हूं, बाकी चीज आपको देखो चुटकियों में समझाता हूं। ये उष्णकटिबंधीय क्या है, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होते हैं पतझड़ वन। कैसे वन? पतझड़ वन। मैं लेक्चर फ्लो में इन इस चीज को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, और इसे आगे आने वाला लेक्चर जो है वो भी हमें क्या बताने वाला है। क्योंकि वनों के डिवाइडेशन पे 2 लेक्चर में मैंने इसको बांटा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पर्णपाती वन और पतझड़ वन, या इनको मानसूनी वन भी हम कह सकते हैं, मानसूनी वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें समझ में आ गया। फिर हम देखेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो अगले लेक्चर की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वनों को हम इस प्रकार पढ़ने वाले हैं। ये पर्वतों में उगते हैं, ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं, ये शंकुधारी टाइप के होते हैं, ये कोणधारी टाइप के होते हैं, इन्हें अल्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा हम 4 नंबर पे देखने वाले हैं पर्वतीय वनों के बाद कांटेदार वनों की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? कांटेदार वनों की। कांटेदार वन। आप देख रहे हैं मैंने उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, समूचे ऐसा कोई शब्द अब तक प्रयोग नहीं किया है ताकि आपको लोड ना पड़े एकदम से कि यार ये कैसे कैसे नाम है। बच्चा यूपीएससी की तैयारी और आरएस एमपीएस जैसी तैयारियां बीच में इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको ऐसे ऐसे नाम दिख रहे हैं। ये नाम डरावने होते हैं, अभी मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं। कांटेदार वनों की बात करेंगे, और फिर 5 नंबर पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेलाचाली जो नाम है हमारे सामने एक आएगा, जो तटों पर वन होते हैं। इसे अनूप वन भी कहा जाता है, अनूप वन। इन्हें मैग्रोव वन भी कहा जाता है, अनूप वन, मैग्रोव वन, इनके ढेर सारे नाम है। घरान वन भी कहा जाता है। तो ये अनूप वन भी हम देखने वाले। तो ये जो 5 प्रकार के जो वन दिख रहे हैं उसमें से ये दोनों वन हम पढ़ने वाले हैं। अब बात आई ये कि गुरुजी ये क्या है सर, बार बार ये नाम आ रहा है उष्णकटिबंधीय। इसका मतलब सिर्फ इतना है, गर्म क्षेत्र। गर्म क्षेत्र, ये गर्म क्षेत्र। ये गर्म क्षेत्र कैसे है इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे।
तो गर्म क्षेत्र के हमेशा हरे रहने वाले वन और गर्म क्षेत्र के आधे टाइम में थोड़ी सी बारिश पाने से ही हरे रहने वाले वन, ये इसकी परिभाषा होगी। अब फिर क्या कह रहा है, गर्म क्षेत्र के ऐसे वन जो पत्ते गिरा देते हैं, ये पत्ते गिरा देते हैं इसलिए इनका नाम क्या है, पर्णपाती। पाती मतलब पतझड़ हो जाते हैं, पर्ण मतलब पत्ते को गिरा देते हैं, पत्ता गिराने के कारण पतझड़ मौसम ले आते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, पर्णपाती वन। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे विशेष वन रिपोर्ट। क्या देखेंगे, विशेष वन रिपोर्ट। यानी आपकी ये बात तो माइंड में एकदम सटीक तरह से बैठ गई कि आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं, आज हम जिस चीज का जिक्र करने वाले हैं वो वनों का डिवाइडेशन है, वो वनों का भाग जो है, वनों को कई भागों में बांटा गया है और हम वनों को समझने के लिए 5 भागों में बांटते हैं। कुछ लोग दलदली क्षेत्र बनाकर एक और वन बना देते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना भूगोल जो है वो रुझान बताते हैं, लेकिन ये सारे नाम मिले हुए। मैंने कहा ना, पर्णपाती वन जो है इसको पतझड़ वन भी कह सकते हैं, इसको मानसूनी वन भी कह सकते हैं। जैसे अर्ध सदाबहार वन हम पढ़ रहे हैं, इसको जैव विविधता वन भी कह सकते हैं, जैव विविधता। ये कैसे, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। जैव विविधता वन भी इसको कह सकते हैं। दूसरा, इन्हें विषुवत रेखीय वन भी कह सकते हैं, विषुवत, क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, विषुवत रेखीय वन, ये भी इन्हें कहा जा सकता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये नाम इनके कैसे हमारे सामने आ गए, ये चीज हम सारी देख लेंगे अभी कुछ ही देर में। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने नाम आया उष्ण कटिबंधीय, इसको भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गर्म के लिए प्रयोग हुआ है। क्या, किसके लिए, गर्म के लिए। ये आपको इसका मतलब यह नहीं है कि लगाना नहीं है, वहां लिखो, जब लिखना है बोलना भी है, लेकिन अर्थ इसका समझना है। सदाबहार, इसका मतलब हमेशा हरे भरे, हमेशा हरे भरे वन। सदाबहार का मतलब क्या हुआ यहां पे, हमेशा हरे भरे वन। और अर्ध सदाबहार का कम वर्षा वाले, कम वर्षा से ही, कम वर्षा से ही हरे भरे वन। अब इसका मतलब मैंने कहा ना, इतनी कम वर्षा नहीं है यहां पे कि ये अपना विकास भी नहीं कर पाए। एक तो हमेशा हरे भरे वाले, वो तो होंगे सदाबहार, और एक वो जो कम वर्षा से ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं, वो क्या होंगे, अर्ध सदाबहार। ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात ये तो हमारे समझ में आ गई कि सर ये तो हम जान गए कि सदाबहार वन वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, पूरे साल जो है हरे भरे दिखाई देते हैं। पतझड़ आता तो है पर दिखता नहीं है, क्योंकि एक पेड़ में पत्तियां उग रही है, दूसरे में गिर रही है। ये चीज हमने अच्छे से समझ ली। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये वन होते क्या, कहाँ हैं। अमेज़न में तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो ये वन कहाँ पाए जाएंगे। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास। हम इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो ये हमने बनाया ग्लोब, और यहाँ हमने भूमध्य रेखा जो है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से ही जानते हैं। इसलिए मैंने कहा ये वन जो है ना इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। ये मैंने यहां पे खींच दी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये मैंने यहां पे और खींच दी 23.5 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री लगा दिया मैंने। ठीक है, ये जो रेखा है आप सब जानते हैं करक रेखा है, करक रेखा। ये आप सब जानते हैं कि मकर रेखा है, मकर रेखा। बात ये नहीं है कि आप इन दोनों रेखाओं को जानते हैं, बात यह है कि इन क्षेत्रों में हमेशा सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ा करती है। क्या होती है भाई, सूर्य की किरणें जो होती है इस क्षेत्र में सीधी पड़ा करती है। इस कारण से इस क्षेत्र में जो हमेशा मौसम जो होगा, तापमान जो होगा वो उच्च होगा। तापमान कैसा होगा, उच्च होगा। तापमान अगर उच्च होगा तो पौधों की पहली आवश्यकता क्या है, तापमान। पौधों की पहली आवश्यकता क्या है, उन्हें उचित ताप मिलना चाहिए, और दूसरा उन्हें उचित वर्षा मिलना चाहिए। ये दो चीजें जिन पौधों को मिल जाती है, उचित तापमान और उचित वर्षा, वो पौधे हमेशा ही क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। क्या होते हैं भाई, हरे भरे होते हैं, सदाबहार वनों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्या ये पौधे इस क्षेत्र में होते हैं, ये आप जान लो, लेकिन यह तापमान उच्च है क्योंकि सूर्य किरणें सीधी आ रही है। और जहां आपने पढ़ा वायुदाब, पिछले लेक्चर में वायुदाब में हमने ये देखा, वायुदाब 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है निम्न वायुदाब,
निम्न वायु दाब, और दूसरा होता है उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। ये चीज हमने देखी है, लेकिन इसको समझना है। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय, और ये ध्रुवीय जिसे हम पोलर के नाम से जानते हैं, इसे ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव, और ये भी ध्रुव। ठीक है, अच्छे से समझना है आज की इस बात को। ये हमारा ऊपर का जो गोला है, यहां से ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, जो ध्रुव होते हैं और जो भूमध्य रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है, सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ती है उस स्थान पर, तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी मकर रेखा के आसपास, मकर रेखा के आसपास और कर्क रेखा के आसपास वो क्षेत्र बहुत हीट क्रिएट करता है, वह बहुत तापमान होता है, और तापमान के ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र की जो हवाएं हैं, क्या भाई, हवाएं हैं, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर हवाएं क्या करती है, ऊपर उठती है। क्या करती है भाई, ऊपर उठती है। जब भी हवाएं गर्म होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के कारण ये स्थान जो है खाली हो जाता है, और ये सारी प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, निम्न वायु दाब। क्या कहते हैं, निम्न वायु दाब। अब निम्न वायु दाब जहां भी होगा, वह वर्षा के आसार बढ़ जाते हैं, वह बारिश अच्छी हुआ करती है। तो फिर ये उच्च वायु दाब का क्या है, ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है ये ठंडे हैं। क्या है भाई, ठंडे हैं, और ठंडे होने के कारण इनमें जो हवाएं होती है वो ठंडी होती है और भारी होती है। ठंडी हवा क्या होगी, भारी, और गर्म हवा क्या होगी, हल्की। गर्म हवा क्या होगी, गर्म हवाएं जो होगी वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, हल्की। हल्की हवाएं ऊपर उड़ जाती है, और गर्म हवाएं जो होती है वो ऊपर नहीं उठ पाती है। इसलिए जो गर्म हवाएं हैं वो जहां से उठती है वो क्षेत्र निम्न वायु दाब वाला बन जाता है, और ठंडी हवाएं जहां से नहीं उठ पाती है वो क्षेत्र उच्च वायु दाब वाला होता है। इसी कारण से ये जो सदाबहार वन पाए जाएंगे, इनके लिए पहली आवश्यकता हमने क्या देखी, इनके लिए सबसे पहली आवश्यकता तापमान, वो इनको आराम से सूर्य से मिल जाता है, क्योंकि सदाबहार वनों का एरिया जो है वो ये है। और आप जानते हैं कि भारत जो है इस स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है, इस स्थान पर। तो कुछ कुछ सदाबहार, वैसे तो भारत में इतने सदाबहार वन नहीं है, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है हमें भी देखने को मिला करता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा, एक बात ध्यान से समझना आप, ये मैंने ग्लोब बना पूरा, यहाँ पे और यहाँ पे, और बीच में जो ये रेखा दिखाई दे रही है आपको ब्लैक वाली, और एक नीचे वाली ये रेखा। अब ऊपर क्या है, कर्क रेखा, नीचे क्या है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, और बीच में क्या है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से लेकर वैसे तो कर्क रेखा और मकर रेखा तक पूरा ही विषुवतीय क्षेत्र जो है, और दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है। लेकिन सदाबहार वन जो है वो जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर 5 डिग्री, कितना, 5 डिग्री तक, और नीचे भी 5 डिग्री तक देखने को मिलते हैं अक्षांशों के बीच में। क्योंकि आड़ी रेखाएं हम जितनी भी खींचते हैं इस प्रकार से, ये अक्षांश हुआ करती है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, और इसमें खींच सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि सदाबहार वन उस एरिया में होंगे जो ग्रेट सर्किल है, उसके आसपास 5 अक्षांश ऊपर और 5 अक्षांश नीचे, यानी अर्थात 5 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध की तरफ और 5 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, या फिर 5 अक्षांश कर्क रेखा की तरफ और 5 अक्षांश मकर रेखा की तरफ, या फिर उसके आसपास भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास ये क्षेत्र में। इसीलिए मैंने कहा ये यहां पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो क्या विषुवत रेखा के आसपास पाए जाने के कारण सदाबहार वनों को हम विषुवत रेखीय वन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति क्या करता है, देखिए पहले इसको लिखते हैं, विषुवत रेखीय वन, ये नाम आपने दिया, ये नाम मैंने दिया। अब आप में से कोई बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता जब बन जाएगा
तो वो क्या करेगा, वो सदाबहार को ही विषुवत रेखीय में जोड़ देगा। लेकिन कोई थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो सदाबहार वनों को अलग दिखा देता है और वनों के प्रकार जो है 5 से 6 हो जाते हैं। फिर कोई कांटेदार को मरुस्थली से अलग दिखा देता है तो वनों के प्रकार 7 हो जाते हैं, लेकिन वनों के प्रकार है कितने, 5। इसलिए विषुवत रेखीय वन दिखे तो भी कौन से वन है, सदाबहार है, और सदाबहार दिखे तो ही कौन से हैं, विषुवत रेखीय। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वन पाए कहां जाते हैं, ये वन हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहां कुछ जगह बनाते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कौन से वनों की बात कर रहे हैं हम, सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए इन वनों की बात हम कर रहे हैं, सदाबहार वनों की। सबसे पहले ये कहीं देखने को मिलते हैं तो हमें पश्चिम घाट पर देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे, पश्चिम घाट पर। ये लिख दिया साहब मैंने, पश्चिमी घाट। कहां है ये, अरब सागर के आसपास। किसके आसपास है ये, अरब सागर के। अरब सागर का दूसरा नाम सिंधु सागर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु नदी आती है इसमें, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिंधु सागर। ठीक है, पश्चिम घाट पे देखने को मिलते हैं। क्या कारण है भाई, ये वन पश्चिम घाट पर ही देखने को मिलते हैं या पश्चिम ढाल पर, ये ढाल जो होती है पश्चिम की, ये ढाल, इस पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा माइंड दौड़ो, क्योंकि जब हम ग्लोब बनाते हैं इस प्रकार से तो यहाँ हम भूमध्य रेखा खींचते हैं, यहाँ कर्क रेखा खींचते हैं 23.5 डिग्री पर और नीचे मकर रेखा खींचते हैं, तो भारत की स्थिति को हम यहाँ दर्शाया करते हैं। तो बताओ ये वाला क्षेत्र ज्यादा नजदीक आ रहा है भूमध्य रेखा के, ये भूमध्य रेखा है नीचे, यहाँ बहुत दूर है वैसे, 876 किलोमीटर है, ठीक है ना, लेकिन यह क्षेत्र नजदीक है भारत का, या फिर ऊपरी क्षेत्र जिसकी बात हम करते आए हैं भारत का, ऊपरी क्षेत्र जो है वो नजदीक है। नजदीक कौन सा क्षेत्र है मुझे ये बताइए भाई। मैं खड़ा हूं और मेरे पैर जो है यूं इस प्रकार से तिरछा मैं खड़ा हूं और भूमध्य रेखा मेरे पैरों के नीचे से निकल रही है, तो उसका असर पैरों पे ज्यादा रहेगा या सिर पे ज्यादा रहेगा, पैरों पे रहेगा। इसलिए यहां जो वन होंगे वो तो अलग ही पर्वतीय वन आ जाएंगे जब हम पर्वतीय वन पढ़ेंगे। कैसे वन पढ़ेंगे, पर्वतीय वन। लेकिन यहां जो वन होंगे इस पश्चिमी ढाल के ऊपर, और पश्चिमी ढाल और पश्चिमी घाट, इसके लिए घाट शब्द प्रयोग हुआ है, ये ढाल शब्द प्रयोग हुआ है, तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल जो है वहां जो वन होंगे वो हमेशा ही ऐसे वन होंगे जो विषुवत रेखा के पास आने के कारण हमेशा सदाबहार वनों की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन हम वेलाचली और अनूप वन जब पढ़ेंगे तो उसके भी कुछ वन यहां देखने को मिलेंगे, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब कई बच्चों की शिकायत है सर मैप में आ गया तो कुछ नहीं करना है, मैप आपको दिया जाएगा, इस क्षेत्र में यू बना के लिखना है ऐसे, इस क्षेत्र में सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, और सदाबहार कहां मिलते हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में। अब ये कर्क रेखा यहां से जा रही है तो भारत के इस क्षेत्र को तो टच कर ही दिया इसने, लेकिन ये भारत का पूर्वी हिस्सा, ये कौन सा, पूर्वी, और ये भारत का उत्तरी हिस्सा, तो पूरे उत्तरी हिस्से में नहीं होकर इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में, सिर्फ इस क्षेत्र में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में भी क्या देखने को मिलते हैं, ये सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि सदाबहार वन जो है वो हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन जो है वो हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम देख रहे हैं वो हमें पश्चिम घाट के क्षेत्र में देखने को मिले थे। कहां मिले थे, पश्चिम घाट के क्षेत्र में। पश्चिम घाट के अलावा देखो, यहां मैं वापिस बना रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ये पश्चिम घाट लिख दिया मैंने शॉर्टकट, और ये भारत का ऊपरी हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा। तो यहां ये जो क्षेत्र है ये वाला और ये वाला जो क्षेत्र है, ये दो चीजें हमने देख ली, ये दो चीजें हमने अब तक देख ली है कि उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में मिलते हैं, और इसके अलावा पश्चिम घाट की पश्चिम ढाल पर मिलते हैं। ये दोनों तो आप मैप में दिखा देंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह आ रही है, अंडमान और निकोबार द्वीप में भी मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप। ये रहा भाई अंडमान और निकोबार द्वीप वाला क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में वनों में
भारत के अंदर वनों में प्रथम स्थान पर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो अंडमान निकोबार है। अब आप समझ गए वो क्यों है। अंडमान निकोबार प्रथम स्थान पर इसलिए है वनों में क्योंकि यह सदाबहार वन है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार फर्स्ट है, ये हम जान गए, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए जैसे दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम अगर वन कहीं मिलते हैं तो वो कहां मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं। यानी आप ये जान चुके हैं कि वनों में प्रथम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार और लास्ट में सबसे कम वाले की बात करें तो दिल्ली। और आप ये भी जान ले कि भारत में सबसे ज्यादा वन अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो अपना मध्य प्रदेश है। कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम वन अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो हरियाणा, ठीक है, यहां सबसे कम वन है। लेकिन वनों के अनुपात की अगर बात करें, वनों के अनुपात की अगर बात करें तो मिजोरम ऐसा राज्य है जहां अनुपात की दृष्टि से ज्यादा वन है। अनुपात, क्षेत्र के अनुपात के अकॉर्डिंग वनों में प्रथम तो मध्य प्रदेश है, लेकिन अनुपात में देखें तो मिजोरम है। वनों में सबसे कम हरियाणा राज्य में है। राज्यों की बात करें तो एमपी और हरियाणा कम और ज्यादा और कम में, और केंद्र शासित की बात करें तो अंडमान निकोबार और दिल्ली, कम में दिल्ली और ज्यादा में अंडमान निकोबार। अब आप ये जान गए कि अंडमान निकोबार द्वीप में ज्यादा क्यों है। अब मुझे बताओ, अंडमान निकोबार उस क्षेत्र में आता, अंडमान निकोबार उस क्षेत्र में आता जो मरुस्थलीय और कांटीली झाड़ियों वाला वन है। तो क्या यहाँ ज्यादा वन होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि मरुस्थलीय जो वन होते हैं वो कांटीले होते हैं। कम वर्षा जिन वनों को मिला करती है उनकी पत्तियां सिकुड़ जाया करती है, तो छोटी छोटी झाड़ी रूप बन जाती है। और जिनको ज्यादा पानी मिला करता है उनकी पत्तियां फल फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, यूं बड़ी टाइप में हो जाती है। किसकी? जिनको ज्यादा पानी मिला करता है। जैसे ये जो वन पड़ रहे हैं इनको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इनको 22 सेल्सियम के अकॉर्डिंग इनको तापमान मिल रहा है। 60 मीटर तक इनकी हाइट होती है, बहुत लंबे होते हैं ये वन जो हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी ज्यादा मिलेगा तो पत्ते चौड़े होंगे, और पानी कम मिलेगा तो वो मरुस्थल वाले क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। तो मैप के अंदर आप पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल को भी दर्शा दोगे, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां जो इस क्षेत्र की इसको भी दर्शा दोगे, अंडमान व निकोबार द्वीप को भी दर्शा दोगे, उष्ण व आर्द्र प्रदेश जो ज्यादा गर्म और थोड़े से ठंडे दिखाई देते हैं उन प्रदेशों की बात कर रहे हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण 5 डिग्री सेल्सियस अक्षांश के भीतर। अब आप कहो सर ये दोनों आपने बताई नहीं, ये मैप में कहां बताना है? भूमध्य रेखा भारत से थोड़ी गुजरती है, बिल्कुल भी नहीं गुजरती। इसलिए भूमध्य रेखा अगर भारत से नहीं गुजरती है तो लोड लेने की बात ही नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसका तो असर है सिर्फ क्या है, 5 डिग्री से अक्षांश ऊपर की तरफ और 5 डिग्री अक्षांश नीचे की तरफ। तो ये जो हमने सिर्फ अभी तो सदाबहार वनों की शुरुआत की है, हमने सिर्फ ये जाना है सदाबहार वनों के बारे में कि ये जो वन होते हैं ये बहुत शानदार होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं और इनमें जैव विविधता देखने को मिलती है। अभी हम जानेंगे जैव विविधता क्या है, इससे पहले आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय का अर्थ क्या है? मैंने कहा बार बार टेंशन में ना हो इसलिए लिख ही देते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्या है। वैसे शॉर्टकट में तो मैं हमेशा कहता हूं कि गर्म, ज्यादा तापमान, लेकिन एक परिभाषा के तौर पे इसको हम समझे, पृथ्वी का वे भूभाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर पड़ता है जिसमें बहुत अधिक गर्मी होती है। मेरी वाली बात तो यहां आ रही है गर्मी, लेकिन ये हमेशा उष्ण कटिबंध शब्द आता है तो ये है कहां? हमने अभी तो बात की थोड़ी देर पहले कि ये जो रेखा है इससे ऊपर कर्क और इससे नीचे मकर, ये जो ग्रेड सर्किल बना हुआ है इसी के लिए प्रयोग होता है उष्ण, क्या लिखा हुआ है, कटिबंध। तो कभी भी नहीं दौड़ना है उष्ण कटिबंध में। इसलिए मैंने शुरू में आपको जब 5 डिवाइडेशन किए थे उस समय उष्ण कटिबंध का नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पतझड़ वाले पर्णपाती वन, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय वन, कांटेदार वन, उसके बाद हम क्या देखेंगे 1, 2, 3 और 4, और उसके बाद हम 5 पे देखने वाले हैं वैनाचल या अनूप वन, जिन्हें हम गरान भी कहते हैं।
मैग्राव भी कहते हैं, ढेर सारे नाम इनके देखने को मिलेंगे और इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे चिंता ना किया करें कि सर आपने फास्ट में बता दिया, ये अभी पढ़ थोड़ी रहे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, पढ़ तो हम ये रहे हैं अभी सदाबहार वन, है ना। ये इतने बड़े नहीं है, बाकी के छोटे छोटे हैं। सदाबहार समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी होती है। तो ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसके आगे नाम लिखते रहो, सदाबहार लिखा तो वो इस गर्म क्षेत्र के सदाबहार हो गए। अब जैसे पर्णपाती हम लिखेंगे तो सदाबहार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती लिखा आएगा, तो वो भी इस एरिया में होते हैं, लेकिन 5 डिग्री से ऊपर होंगे, 5 अक्षांश से ऊपर होंगे, इन 5 अक्षांश से ऊपर होंगे। थोड़े से बीच बीच में भी हो सकते हैं जहां बारिश कम पहुंचती हो, तापमान कम पहुंचता हो। तो जरूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में दूसरे वन नहीं आ सकते, आसपास में आ सकते हैं। जैसे सदाबहार ही अपने आप में खुद पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके कुछ क्षेत्र में, सदाबहार वनों का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कुछ कम वर्षा करता है, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, अर्ध सदाबहार वन। क्या प्रयोग हुआ है, अर्ध सदाबहार। ठीक है, अब जो सदाबहार वन जो हम पढ़ रहे हैं, उनकी जो वर्षा है, उन्हें कितनी बारिश चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। सदाबहार जो वन होते हैं उनको 200 यानी 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। तो बताओ राजस्थान में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आधे पंजाब में हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आधे गुजरात की तरफ हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये कहाँ होंगे, ये तो पश्चिम ढाल पे होंगे। कहाँ होंगे, ये तो पश्चिम तट पर होंगे। कहाँ होंगे, ये तो अंडमान निकोबार द्वीप में होंगे। कहाँ होंगे, ये तो भूमध्य के 5 अक्षांश ऊपर और 5 अक्षांश नीचे और ग्रेट सर्किल के आसपास होंगे। क्योंकि इनको क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। इनको क्या चाहिए, उच्च तापमान, 22 डिग्री सेल्सियस। कितना, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितनी बारिश चाहिए इनको, 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इनको। कितनी, 200 सेंटीमीटर। अब देखो आप, लंबाई 60 मीटर होती है इनकी। कितनी होती है, 60 मीटर। क्या बात है भाई, बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि सदाबहार जो वन होते हैं उनको उचित ताप चाहिए होता है, तापमान बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए इनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। लकड़ी कैसी होगी इनकी बताइए आप, कठोर होगी। इतने लंबे हैं तो गिर जाएंगे, इसलिए कठोर होगी। लकड़ी कैसी होगी, कठोर होगी इनकी। ठीक है, और क्या विशेषता हो सकती है, सोचो आप, इमेजिन करो। ये चीजें किताब में नहीं है, लकड़ी कठोर होगी, लेकिन हमें इसको पढ़ना है। उसके अलावा पतले होंगे। अगर कोई भी लंबा पेड़ होगा तो वो कैसा होगा, पतला होगा। अब इनकी पत्तियां कैसी होगी ये बताओ आप। सदाबहार वनों की पत्तियां चौड़ी 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 होगी, क्योंकि जिन वनों को ज्यादा पानी मिलता है वो हमेशा क्या है, चौड़ी पत्ती बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चौड़ी पत्ती बना लेते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप ज्यादा पैसे देते हैं वो बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं। क्या खरीद लेते हैं, जिन वनों को पानी ज्यादा मिलता है उनकी पत्तियां कैसी होगी, पत्तियां चौड़ी होगी। कैसी होगी भाई, चौड़ी। ठीक है, तो 60 मीटर ऊंचे होते हैं। कितने होते हैं भाई, 60 मीटर। सोचो 60 मीटर कितने होते हैं, बहुत होते हैं। 60 मीटर इतने ऊंचे होते हैं। जब हम जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम भाग की बात करेंगे, कांटेदार या मरुस्थलीय वन की बात करेंगे, तो वहां देखेंगे ठीकने ठीकने से पौधे 2 मीटर ऊंचाई वाले, 2.5 मीटर ऊंचाई वाले। तो पत्तियां बेचारी, अगर इनकी पत्तियां ही होती है इतनी, तो एक मतलब आधा मीटर तो इनकी पत्ती होती है। इतने बड़े होते हैं सदाबहार वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य वृक्ष कौन से हैं, सदाबहार वन जो है उनके मुख्य वृक्ष की अगर बात करें तो ये 2 शुरू में जो दिखाई देते हैं वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जामुन, आम, बांस, रबड़, अबनी, एनी, ये क्या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको ये तो पक्का ही याद रखना है, राजवुड और महोगनी, ये पौधे आपने देखे नहीं है। ऐसे टेंशन में नहीं आना यार, मैंने तो देखा ही नहीं राजवुड क्या है, मैंने तो देखा ही नहीं महोगनी क्या है ना, मैंने तो रॉबिनहुड पांडे देखा है, राजवुड कहां से आ गया है ना। तो राजवुड और महोगनी जो पौधे हैं वो बड़े ही शानदार पौधे हैं, और ये जो कहाँ है, सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और इनकी खासियत क्या है, राजवुड जो होता है और महोगनी जो होता है, ये दोनों पौधे अपने आप में एक अलग विशेषता रखते हैं। राजवुड जो होता है वो जो प्यादा होता है शतरंज के अंदर, जो लकड़ी के बने होते हैं, प्यादा बोला करते हैं उससे, शायद प्यादा है ना, लकड़ी के बने होते हैं। शतरंज जो लोग खेलते हैं तो उसमें वो चलाया जाता है, राजा रानी है ना शतरंज में। तो इस प्रकार के जो कीमती जो सामान होते हैं राजवुड की लकड़ी से। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस में काम आता, महत्वपूर्ण ये है कि लकड़ी कैसी होती है। राजवुड की लकड़ी थोड़ी चमकीली होती है, जहां आपको ज्यादा चमकीली लकड़ी दिख जाए, और बहुत कीमती होती है। क्या होती है, बहुत कीमती। महोगनी लकड़ी की अगर बात करें तो महोगनी लकड़ी जो है
वो बहुत कम मात्रा में बाहर आ पाती है, क्योंकि वनों के संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए कौन लोग बैठे हैं वहाँ, जनजाति के लोग बैठे हैं। तो महोगनी लकड़ी भी अपना एक वजूद रखती है। एनी, एबिनी, जाबून, आम, बॉस, रबड़, ये सब क्या है, सदाबहार वन है। क्या है भाई, सदाबहार वन है। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता, मुख्य, ये भी मुख्य क्या है, वृक्ष है, केल, होलक, साइडर, ये आपको 4-5 नाम याद करने, जो मैं अभी करा दूंगा 2 मिनट में, है ना। लेकिन इन वृक्षों में क्या है, जैव विविधता देखने को मिलती है। ये चीज याद रखें, जैव विविधता। क्या है जैव विविधता? जैव विविधता का मतलब है ये जो वन होते हैं, जैव विविधता का अर्थ यहां पे है ये जो वन होते हैं इनमें कैटेगरी पाई जाती है। कैटेगरी किस में, कैटेगरी किस में पाई जाएगी मुझे बताओ। जैसे एक ही पेड़ में ढेर सारी कैटेगरी, जैसे शिमला मिर्च, मानो उदाहरण ले रहे हैं हम, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च यहां नहीं होती है लेकिन उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपको समझ में जाए। शिमला मिर्ची, ठीक है। बैंगन का उदाहरण ले लिया हमने, ठीक है। आलू का उदाहरण ले लिया हमने, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। शिमला मिर्च में लाल शिमला मिर्च भी होती है, एक लाल सी दिखाई देती है, एक हरी होती है, एक ग्रीन होती है। शिमला मिर्च 3-4 प्रकार की होती है। तो है तो शिमला मिर्च, नाम तो क्या है, शिमला मिर्च। जैसे बैंगन है, भरता बनाने वाला बैंगन, जो सेक के जिससे सब्जी बनाई जाती है, जिसकी सब्जी सीधे ही टमाटर वगैरह के साथ मिलाकर बनाई जाती है काट के, जिसको साबुत बनाया जाता है जैसे काट के, तो वो बैंगन अलग अलग होते हैं। आलू, सफेद आलू अलग होते हैं, गुजराती आलू अलग होते हैं। आलू तो एक ही है लेकिन वेराइटी क्या है, ढेर सारी है। आइसक्रीम तो एक ही है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग। केक तो वही है लेकिन उसमें कुछ फ्लेवर मिला दिया जाता है, लेकिन नाम उसका केक ही रहेगा ना। वैसे शिमला मिर्च, बैंगन, आलू, इनमें कैटेगरी हो जाती है। वैसे ही जैव विविधता का मतलब है यहां जो वन पाए जाते हैं, सदाबहार वनों में जो वन होते हैं, वो हमेशा अपना एक ही अलग ही महत्व रखते हैं। क्या रखते हैं, अलग ही महत्व रखा करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, जैव विविधता होती है। इसका मतलब एक ही वन में एक ही फल की अलग अलग कैटेगरी पाई जाती है। तो ये क्या थी, जैव विविधता। तो हमने किसको समझा, जैव विविधता को। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन वनों के बारे में कोई ऐसा संस्थान है जो ये सब कुछ बताता है हमें कि भारत के अंदर इतने वन हैं, भारत के अंदर इतने वन होने चाहिए, क्या भारत में इतने वन है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, वनों का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, वनों का, ठीक है। तो जैव विविधता किसमें देखने को मिलती है, इन वनों में, ठीक है। दूसरा, विश्वतरेखीय वन किसको कह सकते हैं, इन्हीं वनों को। लेकिन वनों के बारे में, किसके बारे में, वनों के बारे में सर्वेक्षण जो करता है, वनों के बारे में जो डिटेल प्रस्तुत करता है, जो सदाबहार वन कितने बड़े, पतझड़ी वन कितने बड़े, पर्णपाती घटे या नहीं घटे, मानसूनी वन जो है किस तरह से बढ़ रहे हैं, कांटेदार मरुस्थलीय वन जो है कहां डेवलप हो रहे हैं, कितना होना चाहिए, कितना डेवलप हुए हैं, ये चीजें देखने को मिलती है। तो वन अनुसंधान एक संस्थान है। क्या नाम बता रहा हूं, वन अनुसंधान, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान लिख देते हैं इसको, रिसर्च सेंटर संस्थान। ये पड़ता है भाई, किसको पता है आप में से, देहरादून में। इसको नोट कर लेना आप, देहरादून में। कहां है ये, देहरादून में। इसको क्या कह सकते हैं हम, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र या संस्थान, ठीक है। इसके अलावा हर 3 वर्ष में ये क्या देता है, हर 3 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन करता है, वन अनुसंधान जो संस्थान है वो। क्या भारत में यह तय करता है कि भारत में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये तय करता है। ये कहता है कि भारत में 33% वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33%। क्या भारत में 33% वन है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक 24.62 कुछ वन है, इसलिए राउंड फिगर हमने कहा कि भारत में होने चाहिए कितने, 33%। लेकिन है कितने, है कितने भाई, 25%। क्या बाकी देशों की भी हालत यही है, क्या हमें किसी देश से कुछ सीखना चाहिए
क्योंकि 33% होने चाहिए। पहले तो आंकड़ा हमने बहुत कम रखा है और फिर देखो आंकड़ा रखने के बाद भी हम पहुंचे कहां तक है, 25% तक। यानी भारत की पूरी भूमि का 33% वन होना चाहिए, लेकिन मात्र कितना है, 25% वन है। तो इसके लिए क्या किसी देश को हमें फॉलो करना चाहिए? तो बात आई ही जापान की। कहां की आई? जापान। जापान में वनों की अगर बात करें हम तो 66% वन है। कहां? जापान में। कहां है भाई? जापान में। ठीक है, क्योंकि जापान ने अपने आप को कैसे डेवलप कर रखा है, जापान की तर्ज पर और जापान से सीखकर हमें वनों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में से दोनों को मिलाकर बता रहा हूं मैं, जिनमें यह आंकड़ा पार कर रहा है 33 का, बाकी नहीं है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां वनों की बहुत कमी है। जैसे हमने देखा ना, हरियाणा वनों में सबसे कम राज्य। ऐसा राज्य कौन सा जो वनों में सबसे कम? हरियाणा। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जो वनों में सबसे कम? तो दिल्ली। ज्यादा कौन सा? अंडमान निकोबार। ज्यादा कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। प्रतिशत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य? मिजोरम वनों में। लेकिन 66% की बात हो रही है। इस चीज को हम कहां समझ सकते हैं? क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है वनों में? बिल्कुल कर रहा है। देखिए, यह माना कि हमने दिल्ली है और दिल्ली के इस तरफ जो है गुड़गांव पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? गुड़गांव। एक काल्पनिक इमेज बना रहे हैं हम, और दिल्ली के इस तरफ, ये दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के इस तरफ जो है वो पड़ता है नोएडा, ठीक है। अब गुड़गांव जो है उसका ट्रैफिक देखो आप, बहुत भयंकर वाला जाम लग जाते आए दिन। तो जब भारत में जब नोएडा को बसाया गया तो जर्मनी से जो है, जापान से जो है कुछ टिप्स लिए गए और उसी तर्ज पर बसाया गया। वनों को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? वनों को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? वनों को। कैसे महत्व दिया वनों को? जब हमने नोएडा बसाया तो उस समय एक लेन इधर बनाया हाईवे का, इस प्रकार से, ध्यान से समझना इस चीज को। एक लेन इधर बनाया हमने और दूसरा लेन इधर बनाया, एक तरफ आने वाले और एक तरफ जाने वाले। बीच में क्या किया? बीच में जो है पौधे खड़े कर दिए। क्या खड़े कर दिए भाई? पौधे खड़े कर दिए। यहां पे वन लगा दिए। बीच में क्या लगा दिए? ये वन लगा दिए। अब इसके बाद अगर हमने कुछ किया तो वो चीज की कि ये बीच का जो क्षेत्र था ये वाला, यहां भी हमने क्या कर दिए? वन लगा दिए। यहां भी क्या कर दिए? वन लगा दिए। और वन लगाने के बाद यहां एक रास्ता निकाला इस तरह से, और इधर भी एक रास्ता बनाया हमने जहां शहर के लोग आ जा सकते हैं। जिसको सिटी से सीधा बाहर जाना है वो इन पुलिया के माध्यम से या फिर इन रास्तों से गुजर जाएगा, और जिसको शहर में आना है तो यह कट लगाएंगे बीच में से, तो इनसे होते हुए इधर आ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ 200 फीट तक, कितना? 200 फीट तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा, और वहां वन लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए? वन। देखो कैसे डेवलप किया है नोएडा को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वनों को, मैं तो हम जापान की तर्ज पर उतर रहे हैं, क्योंकि 66% वन होना चाहिए। हमने इससे आधा आंकड़ा ले रखा है, तो इस सिटी को ऐसे डेवलप किया। अब ये जो बीच में वन हमने लगाए हैं यहाँ पे, ये वन क्या करेंगे? आधे छोटे होते हैं और आधे बड़े होते हैं। छोटे आधे इसलिए होते हैं ताकि टच नहीं हो गाड़ियां वाड़ियां के, और बड़े वन जो होते हैं वो लंबे टाइप में होते हैं। 60 मीटर वाले भी यहाँ लाके लगा दिए जाते हैं। इनको वैसा ही मौसम दिया जाता है जो वहां होता है उस क्षेत्रों में, भूमध्य वाले क्षेत्रों में। तो इन वनों का मतलब जो है, इससे एक दूसरे की लाइट एक दूसरे पे ना पड़े, इसलिए बीच में लगाए गए। लेकिन ये रिजर्व रखा गया एरिया। क्यों? क्योंकि एक तर्ज पर हम वनों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने वन होने चाहिए? 33%। कितने हैं? 25%। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कितने साल में रिपोर्ट करता है? हर 3 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और उसी का कहना है कि इस आंकड़े को बढ़ा के तुम यहां तक लेके आओ ताकि हम इसके बारे में कुछ सोचें। और जब तक बहुत ज्यादा सोच लेगा कौन? जापान। तो सदाबहार वनों की अगर हम बात करें तो सदाबहार वन हमारे यहाँ कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उस तरज को, उस क्वालिटी को अगर हम डेवलप करें तो हमारे जो वन पाए जाते हैं यहाँ, जैसे पर्णपाती वन है, वो भी कम नहीं होते। पतझड़ होते हैं हालांकि, लेकिन एक समय में अपना विकास फिर कर लेते हैं। ज्यादा सर्दी लगी पत्ते गिरा देते हैं, ज्यादा गर्मी लगी पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर डेवलप कर लेते हैं। तो वन चाहे कोई से भी हो, अपने आप में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। आगे अगर हम देखें सदाबहार वनों के बाद, तो हम यहाँ विशेषताएं जो देख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि अर्ध सदाबहार की है। किसकी है? अर्ध सदाबहार।
क्योंकि सदाबहार को हम दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। ये जो आपको विशेषताएं दिख रही है ये अर्ध सदाबहार की है, और आगे जो विशेषताएं हम देखेंगे ये सदाबहार की है। सदाबहार, सदाबहार वन, कौन से वन? सदाबहार। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं हम? अर्ध सदाबहार वाली। अर्ध सदाबहार वाली विशेषताएं क्या कह रही है? अंग्रेजों ने इनका व्यापारिक इस्तेमाल शुरू किया। अर्ध सदाबहार जो वन होते हैं, सबसे पहले आप ये याद रखें, इन्हें अपेक्षाकृत कम वर्षा मिलती है। क्या मिलती है? अपेक्षाकृत कम वर्षा मिलती है। आपको दोनों में भेद समझ में आ गया? सदाबहार तो होते ही है, पतझड़ भी आता है, लेकिन नजर नहीं आता है। सदाबहार में भी कुछ वन ऐसे होते हैं जिन्हें कम वर्षा मिला करती है। वो जो वन होते हैं उनको हम अर्ध सदाबहार कहते हैं, और उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपेक्षाकृत कम जल मिलता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वन होते हैं वो चीड़ के वृक्ष होते हैं। कौन से होते हैं? देवदार के भी आते हैं इसमें, लेकिन चीड़ के वृक्ष जो होते हैं वो इनमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो देखिए, चीड़ के जो वृक्ष है वो गढ़वाल व कुमायूं में चीड़ के पेड़ मिलते हैं। गढ़वाल और कुमायूं क्या है? ये कोई जाति है? ये कोई जानवर का नाम है या कोई जमीन का लैंड है? ये हिमालय को जब हमने बांटा था तो ये शब्द आए थे कि गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय ये क्षेत्र का नाम है, और यहाँ जो पेड़ है वो चीड़ के पेड़ है। चीड़ के पेड़ जो है वो किस काम में आते हैं? चीड़ के पेड़, रेल की जो पटरियां होती है उसमें जो लकड़ी लगी रहती है वो चीड़ के पेड़ की होती है। अब आप कहेंगे रेल के पटरियां तो हमने देखी सर, उसमें तो लोहा लगा रहता है। ये कहाँ थी लकड़ी? लकड़ियों के बोट लगाए जाते हैं उनके बीच में, वो जो होते हैं चीड़ की लकड़ी होती है। अब हमेशा याद रखोगे, जब भी पटरी पे जाए वो दिखे आपको तो क्या कहेंगे? चीड़ की लकड़ी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, चाय, कॉफी, रबड़ के बागान लगाने के लिए साफ किया गया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया? ये चीड़ जो है, अंग्रेज देखो कितने दिमागदार थे। पहली लाइन मैंने इसलिए ये लिखी है, अंग्रेजों ने इनका व्यापारिक इस्तेमाल शुरू कर दिया। कौन से वनों का? सवाल सीधा सीधा आ सकता है, अंग्रेजों ने किन वनों का व्यापारिक जो मिशन है, वो खाका जो है वो उन्होंने तैयार किया और इस्तेमाल करने लग गए चीड़ के वनों का। किसका? चीड़ के वन किस में आते हैं? सदाबहार वनों में। सदाबहार में भी कौन सी कैटेगरी? अर्ध सदाबहार वन। कौन सी कैटेगरी? अर्ध सदाबहार वन। अब अर्ध सदाबहार वनों के जो चीड़ के वृक्ष है, चीड़ के जो वन है, अंग्रेजों ने कहा कि इनको काट के समतल कर दो इस मैदान को। तो फिर पूछा, साहब अगर इसको काट ही देंगे तो फिर ये लकड़ी किस काम की? अंग्रेजों ने कहा, हम दोगले रूप में काम किया करते हैं, फूट डालो राज तो हम करते ही हैं, लेकिन जो भी आप जिसे वेस्ट समझते हैं वो हमारे लिए इतना बेस्ट है कि हम इसको भी काम में ले लेंगे। उन्होंने भारत के माल को ले जाने के लिए यहाँ जो रेल मार्ग विकसित किए थे, यहाँ जो आज टनल देखते हैं आप पहाड़ों के बीच में, ये हमें बनाने में तो आज़ादी के बाद इतना समय लग ही जाता, अभी तक नहीं बन पाती। लेकिन वो अंग्रेज इसलिए बना गए, हमारे फायदे के लिए नहीं बना गए। अंग्रेजों ने वो इसलिए बनाई, भारत में परिवहन को अगर किसी ने डेवलप किया है तो वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने कैसे परिवहन को डेवलप किया? अंग्रेजों ने यह सोचा कि यहाँ का जितना भी खजाना है, भारत का खजाना क्या था? भारत सोने की चिड़िया थी हमने सुना, लेकिन ऐसा खजाना था क्या भारत में? भारत आभूषणों से युक्त था, और भारत दो चीज के लिए बहुत फेमस माना जाता था, कपड़ा और मसाले। भारत इन दो चीजों में विश्व में आज भी अव्वल है। मसालों में तो हम हमेशा से अव्वल रहे, कपड़े में भी हम अव्वल रहे। कपड़ा और मसाले जो है वो भारत, लोहा भी यहाँ का फेमस है, फेमस का सबसे ज्यादा होता है। तो कपड़ा और मसाले जो है वो आज भी हम विदेशों में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। कोई भी माल यहाँ से बाहर भेजा जाता है वो निर्यात कहलाता है, और कोई भी माल बाहर से यहाँ आता है, आया मतलब आयात कहलाता है। इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बोला करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के माल को बाहर भेजने के लिए एक टेक्निक अपनाई कि सबसे पहले यहाँ परिवहन के मार्गों को डेवलप किया जाए, और परिवहन में उन्होंने सड़क मार्ग के साथ रेल मार्ग को महत्व दिया। उसके अलावा नौका अभियान जो है उसको भी महत्व दिया। अब आप सोचेंगे कि रेल तो वहां जाती ही नहीं, अंग्रेज जहां से आए यूरोप वाले उस क्षेत्र में, लेकिन जो नौकायान बंदरगाह जो होता था, पतन जिसे हम कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए अंग्रेज जो है सड़क मार्ग और रेल मार्ग का प्रयोग करते थे। वहां से आगे जल मार्ग का प्रयोग करते थे, हवाई मार्ग का प्रयोग बहुत कम किया करते थे, क्योंकि उस समय डेवलप भी नहीं था। तो जो है
सड़क मार्ग के साथ रेल मार्ग जब डेवलप हो रहे थे तो रेल में जो रेल मार्ग बनाने के लिए जिस लकड़ी को उपयुक्त माना उन्होंने, वो चीड़ की लकड़ी थी। फिर मैदान खाली होते गए, जंगल के जंगल खाली होकर मैदान बन गए, तब अंग्रेजों ने कहा कि यहां हम एक लत भारतीयों को भी लगा देंगे और हमारे भी काम की चीज हो जाएगी। और वो चाय और कॉफी की लत लगाई और यहां फसल करने लगे। किसकी? चाय और कॉफी। इसके अलावा रबड़ के बागान लगाए और भारतीयों को बंधुआ मजदूर बना लिया। क्या बना लिया? बंधुआ मजदूर। ठीक है, यानी खाना खाओ और मौज करो आराम से और काम करते रहो, ये होती है बंधुआ मजदूरी। के बागान लगाने के लिए साफ किया। अब क्या है, चाय और कॉफी क्या है? ये एक पहाड़ है माना, और मैंने बताया कि इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस पहाड़ पे, इन ढलानों के ऊपर जो वन लगे हुए थे, इस प्रकार से इन ढलानों के ऊपर जो वन थे चीड़ और देवदार के थे। अब इन वनों को काट दिया तो ये पहाड़ जो है इस प्रकार समतल दिखने लग गया यहां से। अब ये जो ढलान है यहां खेती होगी, जिसे हम समूचे खेती कहते हैं, समूचे कृषि। क्या बोला इसको मैंने? समूचे कृषि। इसका क्या मतलब होता है? समूचे कृषि का मतलब होता है चाय और कॉफी जो है, ज्यादा पानी अगर इसमें पड़ा रह जाए तो ये गलने लग जाती है, खराब हो जाती है, इसलिए ये हमेशा ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी ढाल में की जाती है। चाय और कॉफी की जो कृषि है हमेशा ढलान वाले क्षेत्र में, हमेशा जो ढले हुए क्षेत्र हैं उनमें की जाती है। क्यों की जाती है? इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, क्योंकि ज्यादा पानी जब होता है तो ये गलने का संकेत इसको मिल जाता है, गल जाती है, ये एक प्रकार से खराब हो जाती है, सड़ जाती है, कूड़ा करकट बन जाता है इसका, इसलिए हमेशा इस प्रकार ढालों पे की जाती है और इसको समूचे कृषि कहते हैं। कई बार आपको अगले साल 12th में देखने को मिलेगा समूचे कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, उनको छोड़ो, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि समूचे कृषि क्या है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की लकड़ी उष्मारोधक होती है। ये जो वन थे चीड़ के, ये उष्मारोधक होते हैं, यानी उष्मा अच्छे से पार नहीं हो पाती है, उष्मारोधक माना गया है ना। दोहन क्या मतलब? दोहन का मतलब यह है अंग्रेजों ने इनकी पूरी खपत कर दी, इनको पूरी तरह से गायब कर दिया। चीड़ के वन आज नाम मात्र भारत में देखने को मिलते हैं। वो तो प्रजाति के बेचारे एक दो जैसे बचे हुए थे पेड़, उन्होंने अपनी प्रजाति को वापिस बढ़ाया। ठीक है, तो ये चीड़ जो है धीरे धीरे वापस डेवलप हुए, अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की बात नहीं करेंगे, या 70 से 200 के 20 सेंटीमीटर की बात करेंगे, क्योंकि ये है तो सदाबहार ही, लेकिन कैसे सदाबहार है? अर्ध सदाबहार। ठीक है, ये पर्णपाती वनों से मिलते जुलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लिया जाए कि ये पूरा एक शहर है, इस शहर में यहाँ सूर्य किरणें ज्यादा पड़ रही है, आगे थोड़ी कम पड़ेगी, लंबा शहर है या फिर लंबा डिस्ट्रिक्ट है कोई, जैसे यूपी का कानपुर ले लिया, बिहार का पटना ले लिया, जयपुर ले लिया। तो जैसे कि यूपी जो है उसका आगरा और मथुरा, और राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर दोनों बॉर्डर पे है। जो ये जानता है, कभी मैप उसने देखा है, तो धौलपुर और भरतपुर का टच और उधर का टच। अब भरतपुर और धौलपुर में जो चीज है वो कुछ मिलती जुलती यूपी के मथुरा और आगरा में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल रही है। पूरी तरह से भरतपुर और जो धौलपुर है वो राजस्थान के जयपुर और अलवर से मिलता जुलता दिखता है, लेकिन कुछ गुण कहाँ के दिखाई देते हैं? उसमें आगरा और मथुरा के भी दिखाई देते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये बॉर्डर है और इसमें इस तरफ क्या है? यूपी में, यूपी के आगरा और मथुरा टच होते हैं राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर से, लेकिन भरतपुर और धौलपुर टच होते हैं राजस्थान यानी उसी स्टेट में जिसमें भरतपुर और धौलपुर है, उसी के अंदर अलवर और जयपुर से टच होते हैं। यानी उनमें जो सांस्कृतिक चीजें हैं भरतपुर और धौलपुर में, वो यूपी की भी देखने को मिलेगी और राजस्थान की भी देखने को मिलेगी, तो मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही सदाबहार वन जो है उनके भी गुण देखने को मिलते हैं अर्ध सदाबहार वनों में। और अगले वन जो हम पढ़ेंगे पर्णपाती वन, उनके भी गुण देखने को मिलते हैं, है ना। ये कौन सी बात हो गई कि पर्णपाती के गुण भी थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं और सदाबहारी के भी थोड़े गुण देखने को मिलते हैं। पर्णपाती वन और सदाबहारी वन दोनों के गुण जिसमें देखने को मिलते हैं वो अर्ध सदाबहार वन है। कौन से वन है? अर्ध सदाबहार है तो सदाबहार, लेकिन कुछ गुण किसके ले लिए? पर्णपाती जो खुद पतझड़ है, जो खुद मानसून पर आधारित है, थोड़ी सी सर्दी लगी पत्ते झाड़ दिए, थोड़ी सी गर्मी लगी पत्ते झाड़ दिए। पतझड़ वन जिन्हें हम पर्णपाती कहेंगे वो भी दो भागों में डिवाइड होगा, लेकिन ये सदाबहार जो वन है ये भी दो भागों में, एक तो सदाबहार और एक अर्ध सदाबहार। अर्ध सदाबहार जो है
वो पर्णपाती से मिलता है, जबकि सदाबहार वन अपने आप में अपना खुद का वजूद रखता है। तो ये चीजें देखो लास्ट में यही लिखा है, ये वर्ष ये पर्णपाती से मिलते जुलते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। किसकी विशेषताएं पढ़ी हमने? अर्ध सदाबहार वन की। लेकिन अब किसकी पढ़ रहे हैं? सदाबहार वन। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। कौन सी चीज? ये सदाबहार वन। देखो कैसे फूल खिल रहा है, मस्ती से फूल खिल रहा है, शानदार तरीके से फूल खिल रहा है, अपने आप को डेवलप करता हुआ फूल खिल रहा है ना, गुले गुलजार की तरह फूल खिल रहा है। क्योंकि सदाबहार वनों का काम क्या है? फूल आना, फल लगना और पत्ते झड़ना, तीनों अलग 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 समय में होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है? इन्होंने पहले ही बता दी कि पत्ते झड़ना, फूल आना, फल लगना का समय जो है वो तीनों का अलग अलग है। सदाबहार वन जो है पतझड़ है, कोई डाउट नहीं है, पतझड़ है, लेकिन पतझड़ लगते नहीं, पतझड़ लगते नहीं। क्यों नहीं लगते? आपके सामने है, लगते नहीं है। क्यों नहीं लगते? दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषताओं में जोड़ सकते हो। क्यों नहीं लगते? क्योंकि पत्ते झड़ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल लग रहे हैं। 20 प्रकार के वन हमने देखे, 20 प्रकार के पेड़ हमने ले लिए। एक के पत्ते लग रहे, एक के गिर रहे, एक पे फल आ रहे, दूसरे पे पत्ते लग रहे, तीसरे पे पत्ते फिर गिरने लग गए। तो इस प्रकार का माहौल और कैटेगरी यहाँ बनी रहती है। उसे लगता है कि यहाँ तो पतझड़ आता ही नहीं है, लेकिन घर की बात बता रहा हूं आपको, पतझड़ यहाँ आता है। किस वनों में? सदाबहार वनों में। इसलिए ये हरे भरे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? हरे भरे एटीट्यूड में रहता है सदाबहार वन। सदाबहार वन को ऐसे पर्णपाती वन मिल जाए ना तो दादागिरी में कहता है मैं तो हमेशा सदाबहार रहने वाला हूं, मेरी तो इमेज ऐसी है कि मैं तो जहां जाता हूं वहां छा जाता हूं, क्योंकि चीड़ लकड़ी जो है अंग्रेज मेरे को काट के ले गए, नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा हुआ करता था। अब तो भारत में मैं नाम मात्र कर रहा हूं। क्या रहा हूं? नाम मात्र का। कौन है ये? चीड़ और देवदार। मुख्य क्षेत्र सदाबहार वन कहां मिलते हैं भारत में? हमने ये तो देख लिया पश्चिम घाट पर मिलते हैं, हमने ये देख लिया कि उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं, हमने ये देख लिया कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर अक्षांश में और 5 डिग्री नीचे कर्क रेखा की तरफ और मकर रेखा की तरफ, दोनों अक्षांशों में 5 डिग्री तक मिलते हैं। हमने ये देख लिया कि भारत के कई और राज्य जहां भी मिलते हैं, वो और राज्य कौन से हैं? असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक। सारे वीआईपी राज्य दिखेंगे आपको। भारत में कोई राज्य गरीब नहीं है, सब वीआईपी है ना, ऐसे टेंशन नहीं लेना है, लेकिन याद करना है। देखो केरल, कर्नाटक एजुकेशन में देखो कितने आगे हैं। बंगाल की तो बात ही छोड़ो आप। और असम में बाढ़ ज्यादा आती है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले बाढ़ आई, बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि पानी ज्यादा है तो बाढ़ आएगी। अपन क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक, कौन कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक। याद हो जाने चाहिए, असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक, सदाबहार वन वाले क्षेत्र। अब राज्यों में दर्शाना है आपको, तो मैप के अंदर असम में टिक कर दो, केरल में टिक कर दो, कर्नाटक में कर दो और बंगाल में कर दो। इसके अलावा पश्चिम घाट की ढाल, उत्तरी पूर्वी भारत, ये चीजें ठीक है। पर पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। कितना पागल बना रहे हैं, है ना? पतझड़ तो आता है इनमें, लेकिन ये छुपा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पत्ते झड़ रहे हैं तब फूल निकल आते हैं, और जब फूल झड़ रहे हैं तब फल निकल आते हैं, जब फल खाने लगते हैं तब तक पत्ते वापिस आ जाते हैं। इसलिए हमें पतझड़ होता ही नहीं। कौन कहता है? सदाबहार वन। जब अर्ध सदाबहार बोलता है कि तू मेरे को चाहता ही नहीं है, क्योंकि तू कहता है कि मेरे अंदर तो पतझड़ आता ही नहीं, तो मैं तो पर्णपाती के साथ जाके मिल जाता हूं, तो बेचारा वो दोनों तरफ लटकता रहता है। कौन? अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, खामोशी छा गई एक तरह से, है ना? पर पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। अगर पत्तियां झड़ती और फिर दोबारा कहीं लगती हुई नजर नहीं आती तो ये भी किस में आ जाते? पर्णपाती में आ जाते। और अगर ये पर्णपाती में आ जाते तो हमें ये सदाबहार अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। आगे देखते हैं। गर्म क्षेत्र और पूरे वर्ष या अत्यधिक वर्षा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है भाई? गर्म क्षेत्र है, और यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। आप में से मुझे कौन बताएगा? मैं जैसे कहता हूं कौन बताएगा, डर जाते हैं ना। मैं सवाल पूछने वाला हूं अगले लेक्चर में आपसे, इस लेक्चर से रिलेटेड। पहले 5 मिनट सवाल पूछूंगा आपसे, अगर नहीं पढ़ के आए तो कैमरे में से निकाल लूंगा ऐसे बाहर आपको, है ना? गुस्सा नहीं दिलाते हैं। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं
कि सदाबहार जो वन होते हैं वो गर्म क्षेत्र के वन है, कोई डाउट ही नहीं है। भूमध्य रेखा के आसपास तो इतनी हीट क्रिएट होती है, सूर्य भगवान बहुत मेहरबान है, वहां पे इतना गर्म हो जाता है वो क्षेत्र, पानी उड़ उड़ के ऊपर जाता है, नीचे निम्न दाब बन जाता है, फिर बारिश आती है लौट के वापस। आपने सवन प्रक्रिया पढ़ी ना, सवन प्रक्रिया में हमने देखा कि पानी गर्म होता है ऊपर उड़ता है, पानी गर्म होता है, गर्म होने के कारण जलवाष्प बनती है, जलवाष्प से हवाओं के साथ पानी ऊपर उड़ जाता है, ऊपर जाके ठंडा होता है, फिर कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर नीचे गिरने लग जाता है, वो वर्षा है। तो ये यहीं होगी ना वापिस, गर्म क्षेत्र और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। आगे क्या है, यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता। ये तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी यार, बता दिया करो कमेंट में यार। आधे लोग देख लेते, पूरा वीडियो देख लेते लेकिन कमेंट नहीं करते, आधे लोग वीडियो देख के चले जाते, लाइक नहीं करते। क्या इतना शानदार तरीके से पढ़ाते हुए भी लाइक कमेंट करने में भी जोर आता है? पैसा थोड़ी लग रहा है, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। यह मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, कभी भी सूखा नहीं होगा। यार कैसे होगा मुझे बताओ, गर्म क्षेत्र है, पूरे साल वर्षा आती है, तो फिर कैसे शुष्क होगा? गुस्सा दिला रहे हो मेरे को, कैसे शुष्क होगा? है ना, पॉइंट बनाना है और ऐसे ही लिखना है। वनों का घनत्व अधिक होता है, हमने बात की थी लाडले, ये बहुत ऊंचे होते हैं, 60 मीटर ऊंचे होते हैं। कितने ऊंचे होते हैं? 60 मीटर। 22 सेंटीग्रेड इनका तापमान होता है। क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा इनको बारिश मिलती है। किन वनों की बात कर रहे हैं? सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं। किन वनों की बात कर रहे हैं? सदाबहार वनों की बात करते हैं। इसलिए ये इतने ऊंचे होते हैं, ऊंचे होने के कारण ये पतले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। पतले होने के कारण इनकी पत्तियां जो है वो चौड़ी, पानी मिलने के कारण क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। और लंबे इसलिए होते हैं ये, ज्यादा ऊंचे इसलिए होते हैं ये, ताकि इन्हें धूप मिले। तापमान की, वन को सबसे ज्यादा अभी बात की हमने, तापमान और वर्षा चाहिए, तो तापमान तो यहां मिल ही रहा है, वर्षा जो है मिल ही रही है, क्योंकि ऊपर है तो तापमान मिलेगा, और वर्षा तापमान अपने आप ले आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो वनों का घनत्व अधिक होता है, पतले होते हैं। घनत्व का मतलब पतले पतले ढेर सारी, यूं जाने की जगह ही नहीं होती, यूं इस प्रकार से छाए रहते हैं ये, इस प्रकार का वन। ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। लकड़ियां, अरे लकड़ियां हैं क्या, पता नहीं क्या सोच लेते हो। लकड़ियां कठोर होती है। क्या है? लकड़ियां कठोर होती है। कौन से वनों की लकड़ियां, कौन से वनों की कठोर होती है? लकड़ियां सदाबहार वनों की कठोर होती है, क्योंकि एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ट्रेन गुजर जाती है, पटरी के नीचे लगाई जाती है, वो बोट लकड़ी का जो पटरी के नीचे लगाया जाता है वो सदाबहार वनों के चीड़ का होता है। फिर वो चीड़ नहीं हो पाता है, वो टूट नहीं पाता है, क्योंकि वो लकड़ी चीड़ है और चीड़ से पहले वो सदाबहार है। क्या है भाई? वो सदाबहार लकड़ी है, इसलिए वो टूटती नहीं है, क्योंकि ये लकड़ियां क्या होती है? कठोर होती है। याद रखें भाई, सदाबहार वन यूं ट्रिक पे हो जाना चाहिए। ज्यादा वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, पतझड़ होती तो है पर नजर नहीं आती है। ये जो है काफी ऊंचे होते हैं, यहाँ ज्यादा बारिश होती है, इनको ज्यादा तापमान चाहिए, ये घनत्व ज्यादा रखते हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। ये भारत में बहुत कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार जो वन होते हैं उनमें फल फूल और पतझड़ अलग अलग समय पर आती है, लेकिन इनमें से ही निकला एक अर्ध सदाबहार है जो बेचारा किधर का ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा। कई प्रकार के वाणी प्राणी पाए जाते हैं। वाणी प्राणी नहीं है भाई, ये वन्य प्राणी है। क्या है ये? वन्य प्राणी। कई प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। किसमें? सदाबहार वनों में वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कहीं चले मत जाना, देख के आ जाऊँ। हाँ, फिर अंदर से निकला भयंकर वाले टाइगर अंदर से, सदाबहार वनों में से। हाँ, फिर आप जाके कहो नहीं मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, मुझे छोड़ दो टाइगर देवता, फिर नहीं छोड़ते वो, है ना। कि यहाँ तो हमारा ही संविधान चलता है, तुम भारतीय नागरिक हो तो अपने भारत में जाके, अपने क्षेत्र में जाके करो। यहाँ तो हमारा जंगल के जानवरों का अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग ही संविधान है। ये हरे वन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँ ये पीले वन है तो कुछ पत्ते पीले होते होंगे, तो ये पॉइंट बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? पॉइंट बनाने होते हैं। बताओ क्या पढ़ा हमने? सदाबहार वन। कोई भी बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करोगे आप। ये सवाल 100 में से 100% आएगा कि सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन क्या है। अब पूरा नाम बोलता हूं इसको, अब डरोगे नहीं आप। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। कितना लंबा नाम है, लेकिन सदाबहार वन से हमें ये पूरे से समझ में आ गए थे। बताओ अब कौन से वन पढ़ेंगे हम? आप सब जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्णपाती वन।
अब ये बुरा माने तो कोई दिक्कत नहीं है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी गर्म पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या है, देखो कितना सुंदर डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम से सारी चीज समझ में आ जाती है। पहले ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में ये है क्या। भारत में बहुत ज्यादा मिलते हैं। लो हमारी किस्मत देखो, हाय रे मेरी किस्मत, हम तो डूबे जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। कौन से वन है ये, पर्णपाती वन। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ये जब मानसून आता है तब हरे हो जाते हैं, नहीं तो चुपचाप से वापिस भूरे हो जाते हैं। यानी कि मानसूनी जो वन होते हैं, पतझड़ी जो वन होते हैं, पर्णपाती जो वन होते हैं, वो इतने कायर होते हैं कि थोड़ी सी ठंड लगी पत्ते गिरा देते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगी पत्ते गिरा देते हैं। समझ में नहीं आता ये चाहते क्या है। ये पर्णपाती है। ये नाम डराता है। पहले मैं भी पढ़ता था जब बहुत डरता था यार, पर्णपाती क्या है। पर्ण मतलब गिर रहा है, पाती मतलब पतियां। पतियां गिराने वाले जो वन होते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे भारत में बहुत कम हो, जब तक यहाँ लिखा हुआ मिला कि ये तो भारत में बहुत ज्यादा मिलते हैं। जरूरत किसकी है हमें, सदाबहार वनों की। ठीक है, वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए इन्हें, 70 से 200 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए भाई, 70 से 200 सेंटीमीटर। इतने की कहां जरूरत है इसको पत्ते ही तो गिराने, 70 ही बहुत है, 70 से 80 कर लेते। लेकिन इनको इतनी बारिश चाहिए, जब जाके ये कहता है मैं कभी कभी पत्ते नहीं गिराऊंगा। अगर 200 के आसपास बारिश हो रही है ना तो मैं पत्ते नहीं गिराऊंगा। मेरे को सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, मौसम खुशनुमा होना चाहिए, जब मैं पत्ते रखूंगा, नहीं तो मैं गिरा दूंगा। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, सदाबहार और अर्ध सदाबहार। आ रहे थे, समझ में आ रही थी। लेकिन पर्णपाती, मैं इसको पर्णपाती वन की ऐसे मजाक बना रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% आएगा। कभी कभी सदाबहार वन नहीं आता है और इसको पूछ लिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों पूछ लिया जाता है आप बताओ मुझे, जब इसका कोई लेवल ही नहीं है, जब पर्णपाती वन जो है भारत में जो है कोई काम का ही नहीं है, तो फिर ये क्यों पूछेगा, सदाबहार पूछेगा ना। ये इसलिए पूछेगा क्योंकि ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये भारत में क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए आर्द्र पर्णपाती, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है इसमें, 100 से 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। और शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर। ये कह रहा है मेरे दो बेटे हैं, एक तो थोड़ा गीला गीला सा रहता है, एक बिल्कुल सूखा सूखा सा रहता है ना। ये अभी छोटा है इसलिए जो है पजामे में भी टॉयलेट कर देता है। ये आर्द्र पर्णपाती है, और ये बड़ा हो गया तो ये मेरे से नाराज सा रहता है, सूखा सूखा सा रहता है, शुष्क पर्णपाती। मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं, अन्यथा ना ले। पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। हम दोनों को पढ़ने वाले और बहुत ही शानदार पढ़ने वाले। आर्द्र तो आपको यही समझ में आ गया कि थोड़े से गीले गीले से रहते हैं, आर्द्र मौसम यहाँ रहता है, 100 से 200 सेंटीमीटर होते हैं। पर्णपाती वन जो होते हैं पतझड़ी वन है या मानसूनी वन है, भारत में बहुत ज्यादा होते हैं। ये इनकी विशेषताएं मैंने यहीं डाल दी है ताकि आपको डायग्राम में समझ में आ जाए। फिर भी कुछ चीजें जो छूट जाती है उनको हम यहाँ डिटेल से कर लेते हैं। आर्द्र पर्णपाती की बात करें, कौन से पर्णपाती की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आर्द्र पर्णपाती की। क्या है आर्द्र पर्णपाती, ये हिमालय के गिरिपाद और पश्चिम घाट और उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब देखो मैंने कहा ना कोई से वन कहीं से भी आ सकते हैं। अब ये पश्चिम घाट जैसे मैं बढ़ाऊंगा आप कहेंगे सर ये तो सदाबहार वन है, यहाँ तो ये पश्चिम घाट है। ठीक है, यहाँ की ढलानों पे और इस क्षेत्र में हमने वन पढ़े सदाबहार। ठीक है, आपको डाउट ही नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, पश्चिम घाट पर, तो ये जो पश्चिम घाट का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा सा पास में। तो आपको ऐसे डाउट मैप में तो आप दिखा सकते हैं, वो मैप तो खाली खाली सा आता है ब्लैंक, उसमें यूं कर सकते हैं आप बीच में, लेकिन आपको देखना भी अच्छे से, क्योंकि पश्चिम घाट और सदाबहार जो है वो दोनों इसी पश्चिम घाट में ही सदाबहार और पर्णपाती, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं ना, क्योंकि अर्ध सदाबहार जो है वो पर्णपाती से मिलता जुलता था। अब मैं कहूं ये ब्लैक कलर है, ये लाल कलर है, थोड़ी सी देर के लिए बता रहा हूं, ये ब्लैक है, ये लाल है और ये ब्लू है। अब जो ये ब्लू है और ये ब्लैक है, इसके बीच में रेड है, तो रेड में थोड़ा कलर ये भी दिखेगा और थोड़ा ये भी दिखेगा। अगर लेटेस्टली पेंट किया और हिला दिया इसको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। क्योंकि पर्णपाती, अर्ध सदाबहार और सदाबहार तीनों एक लहर में आते हैं। पहले सदाबहार दिखेंगे पश्चिम घाट पे, फिर अर्ध सदाबहार दिखेंगे पश्चिम घाट पे, और फिर दिखेंगे पर्णपाती। अब बात समझ में आ गई, अब डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हिमालय गिरिपाद में भारत का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला,
इस हिमालय के गिरिपाद, गिरि का मतलब क्या होता है? पैर। गिरि का मतलब पहाड़ होता है, पाद का मतलब पैर होते हैं। पहाड़ के पैर यानी पहाड़ का यह क्षेत्र, पहाड़ के पैर मतलब गिरिपाद यानी पहाड़ का निचला हिस्सा गिरिपाद कहलाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ हिमालय की बात की गई है, तो हिमालय गिरिपाद, हिमालय के निचला, शिवालिक वाला क्षेत्र कह सकते हैं इसको, ये शिवालिक वाला क्षेत्र है। हमारा हिमालय पड़ा हुआ आपको पता है, शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। तो ये हमने देख लिया। पश्चिम घाट, उड़ीसा आदि जगह देखने को मिलते हैं। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सागवान आता है। कौन आता है? सागवान आता है, साल आता है, शीशम आती है, कुसुम आती है, चंदन आती है, महुआ आता है, आंवला आता है। भारत में सबसे ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? ये वाली चीजें, क्योंकि पतझड़ वन, पर्णपाती वन है ही कहाँ? सबसे ज्यादा भारत में। इसके अलावा आप और भी जोड़ सकते हैं, आम को इसमें जोड़ सकते हैं, उसके अलावा अमरूद को इसमें जोड़ सकते हैं, ढेर सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। तो कुछ नाम याद कर ले आप, सीधा सीधा साल, सागवान और शीशम और आंवला, ये 4-5 याद कर ले, चंदन, कुसुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, मैं इस पे आना चाह रहा था। शुष्क पर्णपाती वन, इन वनों में हम क्या देखने वाले हैं? शुष्क पर्णपाती जो वन है ये सूखे सूखे से वन है। कैसे वन है? सूखे सूखे से वन है। क्योंकि आर्द्र में तो हमने देखा आर्द्र पर्णपाती वन, इनमें थोड़ी बारिश ज्यादा मिल रही थी, तो यहाँ आम हो रहा था, अमरूद हो रहा था। अब याद होने वाला है आपको, ये आम हो रहा था, अमरूद हो रहा था, अशोक हो रहा था, अशोका। इसके अलावा आंवला हो रहा था, ये देखो ऐसे ऐसे लिखे मैंने, आंवला हो रहा था, शीशम हो रही थी, सागवान हो रहा था और साल हो रहा था। देखो से और ऐसे ही सारा याद हो गया है, से और ऐसे। कौन से? अर्ध पर्णपाती वन। देखो एक बार देखते हैं इसको, अर्ध पर्णपाती वन को। ये देखो आंवला यहाँ लिखा हुआ है, अमरूद जोड़ दो इसमें। ठीक है, और क्या है? अशोका नहीं लिखा हुआ, अशोका जोड़ दो इसमें। ठीक है, ये लिखे हुए नहीं है किताब में तो मैं जोड़ देता हूँ। अशोका, अमरूद, आंवला, आम जोड़ दो इसमें। ठीक है, ये सब यहाँ होते हैं इस क्षेत्र में। सागवान, साल और शीशम से शुरू होते हैं, तो से अस याद रखना आपको। ए से तो आपने 4-5 याद किए और से आपने 3 याद किए। फिर ये कुसुम, चंदन, महुआ, ये जो महुआ होता है ना, महुआ, इसे शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब। कैसे बनती है शराब? जैसे हम एमपी की बात करते हैं, एमपी जो है वहाँ के नीमच में सबसे ज्यादा ये काफी देखने को मिलते हैं, एमपी के नीमच में। ये मेरी आंखों देखी घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। महुआ जो होता है, हमारी जब टीचर ट्रेनिंग हुआ करती थी, जब हम लोगों ने बीएड किया, तो उस समय बीएड के समय जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए हमें राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से में, हमें प्रतापगढ़ में एक तहसील पड़ती है धरियाबाद, वहाँ भेज दिया गया। और वो धरियाबाद राजस्थान और यूपी की बॉर्डर है, एमपी की बॉर्डर है, सॉरी, यूपी राजस्थान की जो नीमच जो है वो और प्रतापगढ़ का धरियाबाद दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए एमपी और राजस्थान का वो बॉर्डर पड़ता है। तो वहां क्या होता था, धरियाबाद के बच्चे जिनको हम दिन में पढ़ाया करते थे, वो दिन में पढ़ते थे हमारे पास, क्योंकि हमें स्कूल का काम सिखाया जाता था वहां, तो वो दिन में हमारे पास पढ़ते थे। और जब छुट्टी होती थी तो वो लोग जो है अपना बैग वैग लेके उसी स्कूल ड्रेस के अंदर खेतों की तरफ निकल जाया करते थे, जहाँ बिल्कुल जंगल ही जंगल है। आप कभी जाएंगे तो देखेंगे, कभी जरूर जाइएगा, बहुत शानदार क्षेत्र है। तो वो जब चले जाया करते थे तो हम भी लोग, हमारा जो हॉस्टल था उसमें जाया करते थे। 15-20 दिन की हमारी वो जर्नी थी, तो हम वहाँ रुकते थे। तो हम भी जो टीचर थे 5-7, हम भी घूमने के लिए जाया करते थे। हम ये देखते थे कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, अलग अलग स्कूलों में जो जाते थे, वो छुट्टी होने के बाद उनको कुछ भी नहीं दिखता, वो उसी ड्रेस के अंदर महुए के जो पौधे होते थे उसके फूल गिरते थे और उन फूलों को चुक चुक के इकट्ठा कर करके और कलेक्ट करके उनको बैग में भरते थे। जब हमने पूछा 1-2 बच्चों से कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो, तब उसने बताया कि महुए के जो फूल है वो हम चुनते हैं और इकट्ठा करके जो है फिर हम बेच देते हैं। जब हमने वहाँ के जो सर थे सीनियर, उनसे बात की कि भाई ये क्या चीज़ है महुआ, तब उन्होंने महुआ के बारे में बताया कि महुआ जो है इसकी शराब बनती है, जो बहुत ही गंदी चीज़ है। ऐसा काम नहीं करना आपको, मैं तो बता रहा हूँ। महुए की क्या बनती है? शराब। इसको कूटा जाता है, फोड़ा जाता है ना, फटकारा जाता है, इसको डराया जाता है और फिर महुए से क्या बना दी जाती है? शराब बना दी जाती है। इस क्षेत्र में महुए के साथ
जो टिमरू जो होता है, चीकू का छोटा भाई होता है, चीकू का छोटा वर्जन जिसे कह सकते हैं, चीकू जो फल होता है उसकी तरह ही दिखता है टिमरू, वो भी इन क्षेत्रों में पाया जाता है टिमरू फल। ठीक है, तेंदू के पत्ते भी देखने को मिलते हैं, तो ये चीज हम देखेंगे, तेंदू क्षेत्र भी यही है। तेंदू क्या है अभी हम जानेंगे, चिंता मत करो। सागवान, साल, शीशम, कुसुम, चंदन, महुआ, तो आप महुआ समझ गए, चंदन आप जानते हैं, कुसुम आप जानते हैं। देखो सदाबहार वनों में मैंने आपको सिर्फ 2 वन याद करने की बात की, एक तो रोजवुड और एक महोदधी, महोगनी है ना, महोदधी तो नाम हो जाता है बंगाल की खाड़ी का, वो महोगनी था। महोगनी और राजवुड आपको याद करना है, रोजवुड भी कहते हैं उसको, रोजवुड और महोगनी। सदाबहार में आपको 2 याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा है और इनके नाम आपके सुने सुने लगते हैं। जैसे रोजवुड और महोगनी बोला तो आपके समझ में नहीं आया, चीड़ बोला तो भी कम समझ में आया, देवदार बोला तो भी कम समझ में आया, लेकिन वो 4 तो याद कर लिए हमने, चीड़, देवदार, महोगनी और रोजवुड। वो सदाबहार वाला आपको याद हो गया, कमेंट बॉक्स में आपने लिख भी दिया, मुझे पता है, लिखना है कमेंट बॉक्स में, है ना। ये तो कौन से थे, सदाबहार वाले। लेकिन ये नाम आप पर्णपाती वाले कैसे याद करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, चुटकियों में याद हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से, आंवला, अमरूद, अशोका और कौन सा था, देखो आंवला आ गया और अमरूद आ गया, तो ऐसे वाले 4-5 याद किए। से शीशम, सागवान, साल ये याद कर लिए, फिर कुसुम को भी हमने उससे याद कर लिया, फिर चंदन आप जानते ही है, और फिर महुआ। तो 7-8 पेड़ इसके भी याद करने हैं और आसानी से याद हो जाएंगे। बताओ कौन से वन हम पढ़ रहे हैं, हम पर्णपाती वन पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि थोड़ा लंबा हो रहा है आज, हमेशा आपकी आदत छोटी क्लास की है, लेकिन आप हमेशा चिल्लाते रहते ना, सर हमारे एग्जाम आ गए, सर हमारे एग्जाम बहुत पास में आ गए। इसलिए मैंने कहा कि जितना हो सकता है, जितना हो सकता है कोर्स को मैं पास में लाके खड़ा कर दूंगा। यह आपकी चिंता का आज निवारण कर देते हैं। बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं रहना है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है, मस्ती के साथ पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं अभी फालतू बात नहीं करेंगे, आप खुश हो जाते हैं जब भी कोई डायलॉग वाली बात होती है ना, या फिर कोई इर्द गिर्द की बात होती है कि सर स्कूल में गए, वहाँ महुए के पौधे बच्चे फूल चुन रहे थे, मजेदार कहानी है, पढ़ाई में जोर आता है ना। तो ये देखिए, तो ये जो है जितने भी वन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आर्द्र पर्णपाती हैं। लेकिन हम शुष्क वाले की अगर बात करें तो शुष्क अपना अलग ही जलवा रखता है। ये जो मैंने लिख रखे हैं ये आर्द्र पर्णपाती है, आम, अमरूद, अशोका, आंवला, ठीक है, शीशम, सागवान, कुसुम, चंदन, ऐसे याद कर लेना है और कर लोगे, मुझे पता है, लिख लेना कि सदाबहार के तो ये, और अर्ध सदाबहार वो उसी में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पर्णपाती के ये। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, सदाबहार वनों में तो हमने रोजवुड और चीड़, देवदार वो याद कर लिए हमने, महोगनी, आराम से अपना काम हो गया। अर्ध सदाबहार में अपन ने याद ही नहीं किया कुछ, क्योंकि कुछ अलग था ही नहीं और वो भारत में कम पाए जाते, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है, पर्णपाती वनों में, याद करा दूंगा चिंता मत करो ऐसे, पर्णपाती वनों में अर्ध शुष्क पर्णपाती के अलग याद करना है और शुष्क अर्ध पर्णपाती के अलग याद करने और शुष्क पर्णपाती के अलग याद करने। अर्ध पर्णपाती का मतलब होता है जो ठंडे होते हुए भी पत्ते गिरा देते हैं, और शुष्क जो गर्म होने के कारण पत्ते गिरा देते हैं। इन दोनों को डिवाइडेशन में हम पढ़ा करते हैं। तो जो ठंड के कारण पत्ता गिरा देता है वो पर्णपाती वन जो होते हैं उनको आर्द्र पर्णपाती कहते हैं, और जो गर्म होने के कारण गिरा देते हैं उनको शुष्क पर्णपाती कहते हैं। अब आर्द्र पर्णपाती में हमने ये सारे 8 नाम याद कर लिए, 9 नाम याद कर लिए, 10 याद कर लिए, कुसुम को मिला दे 8 हो गए, क्योंकि 3 तो से वाले, 5 ए वाले, और कुसुम, चंदन और महुआ को मिला दो तो अपने 10-11 नाम वैसे याद हो जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन शुष्क पर्णपाती की अगर बात करें, जो गर्मी के कारण पत्ते गिरा देते हैं, देश के विस्तृत भाग में ये देखने को मिलते हैं। पर्णपाती खुद तो मिलते हैं लेकिन शुष्क उनमें सबसे ज्यादा मिला करते हैं। वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तेंदू, पलाश, बेल, खेर, ये इनमें वृक्ष देखने को मिलते हैं। इनमें मुख्यतः जो वृक्ष होते हैं ना वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनमें तेंदू होता है। कौन सा होता है, तेंदू। तेंदू जो होता है उससे बीड़ी बना करती है। क्या बना करती है, बीड़ी। बीड़ी जानते हो, बीड़ी किससे बनती है, तेंदू के पत्ते से, है ना। सिगरेट तो वीआईपी लोग पीते हैं ना, बीड़ी गरीब किसान मजदूर कोई भी पी लेता है क्योंकि कम बजट लगता है इसका। सिगरेट वीआईपी नहीं पीते, अमीर बापों की बिगड़ी औलादे भी पिया करती है। पीती है कि नहीं पीती है, पीती है। तो तेंदू जो होता है उससे क्या बनती है, बीड़ी बनती है। क्या बनती है भाई, बीड़ी बनती है। इसके अलावा यहां मिलता है कत्था,
खेर जो होता है ना, खेर जो मिलती है यहाँ पे, और इस खेर से निकाला जाता है कत्ता, जो किस में काम आता है, पान में काम आता है। ऐसे खाते हैं ना, मुंह को लबाग लबाग के पान यूं बड़ा वाला है ना, मुंह यूं फुला फुला ऐसा ही रहता है, रेड रेड थूकते रहते हैं, नहीं उसको तो गले में ही गटक कर जाते हैं ना पान को। तो वो जो पान जो है उसमें अंदर जो व्हाइट व्हाइट वो लगाया जाता है ना, ये तो मिराज वाली स्टाइल होगी, जो व्हाइट व्हाइट लगाया जाता है वो कत्था होता है। क्या होता है, कत्था। तो कत्था किससे मिलता है, खेर से मिलता है। किससे मिलता है भाई, खेर से मिलता है। इसके अलावा यहां कोई चीज पाई जाती है तो वो होता है भोजपत्र। क्या नाम बोला मैंने, भोजपत्र। भोजपत्र वो होता है, आपने पानी पता से खाए हैं सबने। अक्सर कोई लड़की है तो वो लिख देगी सर मैंने बहुत पानी पता से खाए हैं, और अभी जैसे ही आपने नाम लिया मेरे तो और खाने की इच्छा हो गई, मैं तो जा रही हूँ, बाद में आके देख लूंगी इस लेक्चर को, है ना। पानी पता से जब आप खाते हैं तो आजकल तो प्लास्टिक के अलग प्रकार के डोने जो होते हैं वो दे दिया करते हैं, लेकिन जो कटोरी आपको दी जाती है वो एक पत्ते से बनी होती है, और वो पत्ता भोजपत्र होता है। जैसे शादी ब्याह में भी कई जगह पहले प्रयोग लिया जाता था भोजपत्र जो होता था। जैसे आज भी कोई बड़े संत है और उनकी बरसी जब हुआ करती है, जैसे मेरे जो गुरुजी है वो जामसर बीकानेर में है, और वहाँ जब उनकी बरसी यानी कि जो जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी जीवित बाबा गंगाई नाथ नाम, तो उस दिन क्या है, उस दिन सारे संतों का मेला संगमन लगता है, तो हजारों लोग आते हैं। तो उस समय जो क्या किया जाता है कि पत्ते दिए जाते हैं बड़े बड़े। आज भी, आज की लेटेस्ट बात बता रहा हूं आपको, इस समय की मतलब आज भी बड़ा सा पत्थर दिया, एक पत्ता दिया जाता है, उसी के ऊपर जो है जो भी वहां खाना होता है भंडारे में वो डाल दिया जाता है, तो वो भोजपत्र होता है। आपको ये बताना है कि भोजपत्र क्या होता है। बीड़ी तेंदू पत्ते से बनती है। तेंदू पत्ता जब जलता है तो बहुत, इसकी लकड़ी तेंदू की जब जलती है ना, भयंकर आवाज करती है, खड़खड़ाहट की आवाज करती है ना। तो कत्था जो है वो भी इससे बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो ये वन है तेंदू, पलास, बेल जो होते हैं आप जानते हैं, ये वन कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मुख्यतः इस क्षेत्र में यानी शुष्क पर्णपाती वनों में देखने को मिलते हैं। तो शुष्क पर्णपाती जो वन है उसमें हमने ये देखा, एक तो यहाँ तेंदू मुख्यतः होता है, उसके अलावा यहाँ बरगद भी होता है। कौन होता है, बरगद। उसके अलावा यहाँ पीपल होता है। कौन होता है, पीपल। बरगद और पीपल। अब बरगद जो है, बरगद जहां होता है वो दूसरे, बरगद खुद अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लेता है, तो बरगद के नीचे कोई भी और पेड़ जो है वो उग नहीं पाता। तो ये काफी क्षेत्र कवर कर लेता है बरगद। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले पेड़ को उचित तापमान नहीं मिलेगा, उचित हवा नहीं मिलेगी, वर्षा जो होगी उसको भी आदि को ये रोक लेगा। तो ये जो बरगद के पेड़ होते हैं ये भी कहां देखने को मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती पे। आप ये नोट करके रखें, सबसे पहले तेंदू जिससे क्या बनती है, बीड़ी बना करती है। उसके बाद हमने देखा खेर, ये कत्था है जो पान में काम में लिया जाता है। उसके बाद देखा हमने बेल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा पीपल, याद करना है आपको साथ के साथ में। बरगद देखा हमने, पीपल देखा जिसकी पूजा वूजा की जाती है। इसके अलावा एक चीज है पॉपुलर। क्या नाम बोला हमने, पॉपुलर। तो पॉपुलर क्या है हम ये समझते हैं। पॉपुलर जो है, आपने माचिस देखी है किसी ने, सबने देखी है माचिस, साहब हम तो जेब में लेके घूमते हैं, हाँ ऐसी बात है क्या। माचिस के ऊपर ये माचिस की तीली होती है, और इसके ऊपर जो ये बिंदु होता है इस प्रकार से, ये जो आग जलाता है ये तो फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस, ठीक है। लेकिन ये जो लकड़ी की पीछे तिल्ली बनी हुई है, क्या बनी हुई है, लकड़ी का जो डंडा लगा हुआ उसमें, वो पॉपुलर की लकड़ी है। कौन सी लकड़ी है भाई, पॉपुलर की लकड़ी। कौन सी लकड़ी है, पॉपुलर की लकड़ी। तो तेंदू, खेर, बेल, पीपल, बरगद, पॉपुलर, ये सब किस में आते हैं, शुष्क में। देखो यहां तो किताब में कितने हैं, तेंदू, पलास और बेल और खेर, ये बहुत छोटे से हैं, आपको डिटेल से लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए। शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क ऋतु शुरू होती है, पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे ही गर्मी लगती है क्या हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। देखो सदाबहार वाले क्या उनके पत्ते गिर रहे थे, गिर तो रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था, सदाबहार। लेकिन शुष्क वाले में, शुष्क नहीं कहकर इनको हम क्या कहेंगे, पर्णपाती कहेंगे सिर्फ। क्या कहेंगे, पर्णपाती। शुष्क नहीं कहकर क्या कहेंगे इनको हम, पर्णपाती के नाम से समझेंगे इनको, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। पर्णपाती, ठीक है, ये पर्णपाती लिख दिया मैंने। अब यहां जो रोजवुड हम पढ़ रहे थे, रोजवुड, महोगनी, महोगनी, इसके अलावा देवदार, या आपको याद करना है चाहे कुछ भी हो जाए।
इसके अलावा चीड़, इनसे हमारा काम हो गया था, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमने जब पर्णपाती को पढ़ना शुरू किया तो आर्द्र के अंदर हमने देखा कि ढेर सारी बातें की, बार बार उन पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन शुष्क में हम देख रहे हैं कि जैसे ही गर्मी आती है ये पत्ते गिरा देते हैं। और गर्मी कब आती है? गर्मी का जब मौसम होता है तो तेंदू, खेर, बेल, पीपल, बरगद, पॉपुलर, ये जो पीपल वगैरह पेड़ होते हैं ये अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं और ये हमेशा शुष्क पर्णपाती में आ जाते हैं। इसलिए राजस्थान बोर्ड में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया, हाफ ईयरली का क्वेश्चन था कि राजस्थान के अंदर पूछा गया एनसीईआरटी द्वारा, भारत के अंदर उन क्षेत्रों का जिक्र कीजिए जहां गर्म क्षेत्र होने के बाद पर्णपाती, जो गर्म पर्णपाती जिसे शुष्क पर्णपाती कहा गया है, तो सवाल यह था कि शुष्क पर्णपाती वन भारत में कहां पाए जाते हैं। तो इसमें आप आर्द्र पर्णपाती वाले का जिक्र नहीं कर सकते। और जो है कई बार ये मौखिक जो 12th के अंदर भी आगे आज आने वाले समय में आप जब 12th करेंगे उस समय जो आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल में, उसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि इन वनों के बारे में बताइए, और वो इसी पे डिपेंड करता है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही पत्ते झड़ जाते हैं। यूपी, बिहार में देखने को मिलते हैं, याद रखना इस बात को, यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। जानवरों के लिए क्षेत्र अच्छा होता है क्योंकि पत्ते गिरते हैं, जानवर खाते हैं, आराम से चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो जानवरों के लिए क्षेत्र अच्छा होता है क्योंकि पेड़ों के बीच घास भरी पाई जाती है। पेड़ों के बीच क्या होती है? घास होती है। पेड़ों के बीच क्या होती है भाई? घास होती है। इसलिए जानवर आराम से खाते रहते हैं, चरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, फिर पेड़ गिर जाते हैं, फिर पत्ते गिर जाते हैं, फिर आते रहते हैं, फिर खाते रहते हैं। तो हमने सदाबहार वनों को तो अर्ध सदाबहार और सदाबहार दो रूप में पढ़ा। पर्णपाती को हमने पर्णपाती, और पर्णपाती के दो भाग किए हमने, शुष्क पर्णपाती और अर्ध शुष्क पर्णपाती। अब अगर हम देखें इसको और डिटेल से तो हम ये देखेंगे कि विशेष बात क्या है वनों के बारे में। वनों की विशेष रिपोर्ट की बात हमने की थी। वनों का विशेष रिपोर्ट का मतलब यह था 33% वन होने चाहिए, 25% लगभग है। जापान ने 66% वनों को डेवलप कर लिया, लेकिन हमारी क्या हालत है इस रिपोर्ट से पता चलेगा। हम ये जानते हैं कि वनों की जो रिपोर्ट तैयार करता है, वो इसमें नहीं लिखा है मैंने क्योंकि वो बता दी थी मैंने पहले आपको, लेकिन इसमें ऐड कर लेना आप। वनों की जो रिपोर्ट है, वनों की रिपोर्ट ये कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। देहरादून कितने साल में तैयार करता है? हर 3 वर्ष में तैयार करता है। कितने वर्ष में तैयार करता है? हर 3 वर्ष में। अब देखिए विशेष को पढ़िए। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर मैं सबसे कम की बात करूं क्षेत्रफल के आधार पर, हरियाणा सबसे कम वाला क्षेत्र है। बताओ सबसे ज्यादा जरूरत किसको है वन बढ़ाने की? पूरे भारत को ही है, क्योंकि 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें वन पर्याप्त है, बाकी में वन नहीं है। तो क्षेत्रफल के आधार पर तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मैंने नोट करके आपको बताया था कि आप ये याद रखें, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है लेकिन अनुपात और उस क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मिजोरम है। मिजोरम में खुद क्षेत्रफल, मिजोरम के खुद के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वहां बहुत ज्यादा वन है मिजोरम में। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये आपको याद करना है। अच्छ ऊम, ये आपको याद रखना है। अच्छ ऊम क्या मतलब है इसका? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश तो फर्स्ट में आ जाएगा 1 नंबर पे, लेकिन 2 नंबर पे अरुणा, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उड़ीसा और 5 नंबर पे महाराष्ट्र। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 राज्यों के नाम आपको आने ही चाहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना ही चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा सबसे कम वन वाला है। कितना वन है यहाँ पे? 588 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 3.59%। बहुत दयनीय स्थिति है किसकी? हरियाणा की। आप सोचो, आपके 100 बीघा खेत है और उस पे कितना? मात्र 4 बीघा में पेड़ नहीं है।
तो बताओ उस खेत में हरा भरा दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा ना। आप इससे अनुमान लगा सकते हो, अगर 100 बीघा खेत के अंदर 4 बीघा में आपको वन दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इतना अटपटा लगेगा, तो हरियाणा वालों को क्या लगता होगा? सोचो, हरियाणा का प्रत्येक नागरिक सोच ले और एक व्यक्ति एक पौधा लगा दे तो आने वाले 2 साल के अंदर पूरा हरियाणा हरा भरा हो जाएगा। हरियाणा की हालत देखो आप, 4% वन है, दयनीय स्थिति है। सुधार करना चाहिए इसमें। क्या करना चाहिए? सुधार। ये 17 स्टेट तो ऐसे हैं जो हमारे देश की इज्जत बनाए हुए हैं, 25% वन ऑल ओवर तो हम दिखा देते हैं। होना चाहिए 33। जर्मनी जापान की तो होड़ ही नहीं कर सकते हम, जापान में 66, लेकिन 17 के अलावा जो भी राज्य हैं उसमें वनों की स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, आगे देखिए, लक्षद्वीप में 90.33% वन आवरण है। किसमें? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितना है? 90.33। लेकिन आपको पता है फर्स्ट कौन है? अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? अंडमान निकोबार। देखिए, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो ये भारत का क्षेत्र है इस प्रकार से, तो इस तरफ लक्षद्वीप, इस तरफ अंडमान होगा, अंडमान। तो भारत के इस तरफ वन खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ भी वन ज्यादा देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति बहुत महत्वपूर्ण है भाई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1988 में, 1988 में। आपको 3 चीजें याद रखनी है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून हर 3 वर्ष में वन की रिपोर्ट पेश करता है, दूसरी बात। तीसरी बात, राष्ट्रीय वनों के विकास के लिए पहली बार वन नीति अगर बनी तो 1988 में तो हमने सोचा, 1988 में जाके तो हमने ये सोचा कि वनों का निर्माण, वन भारत में ज्यादा होना चाहिए। उससे पहले तो बात ही नहीं की वनों की किसी ने। देश तो 47 में आजाद हो गया, क्या कर रहे थे? और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, आज के सिटी किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये भी हमें देखना है। 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। कितने पर? 33% पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इस आधार पर 17 राज्यों के अनुसार केंद्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 17 राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित अच्छे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये बात हमने पहले ही कर ली थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये वन रिपोर्ट क्या है, लास्ट में हम क्यों लेके आ रहे हैं इसको। हम वन पढ़ रहे हैं, वनों का डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं। हमने सदाबहार और अर्ध सदाबहार, शुष्क पर्णपाती और शुष्क अर्ध शुष्क पर्णपाती दोनों वनों की हमने बात की। लेकिन वन रिपोर्ट से हम ये जानना चाह रहे हैं कि भारत में वनों की जो स्थिति है वो वास्तव में किस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या वन खत्म हो गए? बिल्कुल भी नहीं। अभी कांटेदार वन कहाँ पढ़े हमने? अभी वेलाचली, अनूप, जिसे अल्पायन या कई नामों से जिसे जाना जाता है, वो हमने कहाँ पढ़े? बिल्कुल भी नहीं पढ़े। इसलिए एक लेक्चर किस पे आने वाला है? फिर से वनों पे आने वाला है। लेकिन इसमें हम वन रिपोर्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज की स्थिति क्या है वनों की। क्या ये वन वो है जो हमने लगाए? नहीं, ये वन वो है जो वास्तु में फॉरेस्ट में लगे हुए थे। लेकिन हमारे वनों से भारत की वन रिपोर्ट को तो हम सुधार सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 24.62% वन है। राउंड फिगर 25 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 24.62% वन है। वनों की बात यहां पे हो रही है। तो वन की जो स्थिति है वो भारत के अंदर काफी दयनीय है, काफी बुरी है। हाल बुरा हो रखा है वनों में हमारा। आगे अगर हम देखें तो हम ये समझेंगे कि ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इसमें हमने देखा क्या? इसमें हमने सारी चीजों का जिक्र पढ़ा है, सारी चीजों को समझने का प्रयास किया है। वन के इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही है उनको भी हमने समझने का प्रयास किया। हम वनों को 5 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। उसमें 2 भाग हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। 3 भाग जो है हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। वो थोड़े एक छोटे हैं, सरल है, लेकिन सदाबहार और पर्णपाती जो वन है वो 100 में से 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है 11th में भी है, अगले साल 12th में भी इनका बेस देखने को आपको मिलेगा। अगर ये इस बार समझ में नहीं आए तो फिर आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डरावने रूप में दिखाई देते हैं थोड़े। उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण क्षेत्रीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। तो इस प्रकार से जैसे अगले वन भी हम कांटेदार वन अगर देखेंगे तो वो झाड़ियों वाले वन है, इस प्रकार से उसको पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।